नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स। आज जो स्टोरी आपके सामने आने वाली है वो बहुत ही हैरत अंगेज और डरावनी है, किंतु है एकदम सच। ये स्टोरी मुझे एक ऐसी लड़की ने सुनाई है जिसका एक बहुत बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का, और अपनी मेहनत के दम पर उसने अपने घर वालों का सपना पूरा भी किया और अपना भी सपना पूरा किया। आखिरकार वो एक डॉक्टर बन ही गई, लेकिन अब ज़रूरत थी उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब की। तो उसने एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन जिस हॉस्पिटल में उसने अप्लाई किया था वो उसकी सच्चाइयों से बिल्कुल अनजान थी। उसके दिमाग में तो यही था कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनी हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हॉस्पिटल में वो जा रही है वो उसके लिए एक जाल है, और जाल भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को खत्म करने वाला एक जानलेवा चाल है। अब वो जाल क्या था और कैसा था, और आखिर कैसे वो लड़की उस जगह से बचकर निकल पाई, ये पूरी स्टोरी उस डॉक्टर ने जैसे मुझे बताई है मैं वैसे ही आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि यह बात सच नहीं है, ये सब कुछ फेनकोलॉजी की जा रही है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा समझिए। मैं केवल अपने उन प्यारे लॉयल साथियों को स्टोरी बताऊंगा जो ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। हालांकि मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना भी नहीं है, लेकिन सच्चाई से आपको अवगत कराना भी जरूरी है। तो जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वो अपना परिचय जरूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सी में बैठी हुई सुहानी बड़ी बेचैनी से बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी। ठीक 11 बजे उसे एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। ट्रेन लेट होने की वजह से सुहानी को रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठते बैठते ही 9 बज गए थे। सुहानी ने मोबाइल में लोकेशन देखा तो अब भी करीब 20 मिनट दूर था वो मेडिकल कॉलेज। शहर के बिल्कुल बाहर बना हुआ था वो छोटा सा मेडिकल कॉलेज। अंग्रेजों के काल में एक ऑफिसर के डॉक्टर बेटे ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। सुहानी ने इसी साल MBBS की डिग्री ली थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी सुहानी को बचपन से ही मेडिकल प्रोफेशन ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसकी दिली तमन्ना थी कि वो एक नामचीन डॉक्टर बनकर जरूरतमंद रोगियों की सेवा कर सके। सुहानी के मम्मी पापा ने भी सदा ही अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया था, और आखिर सुहानी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगाकर अपने सपनों को साकार कर दिया। कुछ दिनों पहले ही जब सुहानी को उसकी कॉलेज फ्रेंड मान्या ने बताया कि कौसानी के पास एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है, तो सुहानी ने फौरन अपना रिज्यूम उस दिए गए ईमेल पर मेल कर दिया। सुहानी खुशी से झूम उठी जब उसे दूसरे ही दिन इंटरव्यू का कॉल लेटर मेल से मिला। वैसे तो सुहानी के मम्मी पापा थोड़े टेंशन में आ गए, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज मेरठ से बहुत दूर कौसानी में था, लेकिन सुहानी ने उन्हें किसी तरह राजी कर ही लिया, और फिर वो निकल पड़ी अपना बैग पैक करके। मान्या भी वहां इंटरव्यू दिलाने आने वाली थी। सुहानी दिल ही दिल में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए भी उत्सुक थी। करीब 1.5-2 घंटे बाद जब टैक्सी रुकी और सुहानी ने देखा कि सामने ही मेडिकल कॉलेज की इमारत खड़ी थी, सुहानी ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए, फिर अपना बैग लेकर गेट की तरफ सधे कदमों से चल पड़ी। गेट पर वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने सुहानी से पूछताछ की, और जैसे ही सुहानी ने उन्हें इंटरव्यू कॉल लेटर बताया, उन दोनों गार्ड्स का चेहरा एकदम से गंभीर हो उठा। फिर एक गार्ड ने आगे बढ़कर सुहानी को सामने दिख रहे एक ऑफिस की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, आप सीधे उस ऑफिस की ओर चले जाइए। वहां आपको कॉलेज के बड़े डॉक्टर साहब मिस्टर राणा की सेक्रेटरी नित्या मैडम मिलेंगी, वो आपको सारी बातें समझा देंगी। सुहानी ने धीमे से सिर हिलाया और फिर ऑफिस की ओर जाने लगी। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, सुहानी। सुहानी ने हैरत से पलटकर पीछे देखा तो वहां खड़े एक युवक को देखते ही वो एकदम चौंकते हुए बोली, राजीव, राजीव तुम? राजीव ने गर्दन झुकाते हुए बड़े स्टाइल से कहा, यस, मैं राजीव ही हूं। मैं भी इंटरव्यू के लिए ही आया हूं, पर मुझे नहीं पता था कि यहां आते ही मेरी मुलाकात
अपनी क्लासमेट सुहानी से हो जाएगी। तभी मान्या भी वहां आ पहुंची तो सुहानी ने मान्या की तारीफ करते हुए कहा, ओह मान्या, कॉलेज में तो तुम एकदम ही सीधी सिंपल लुक में रहती थी, ये अचानक ही इतना बड़ा मेकओवर कैसे? मान्या ने बड़ी ही स्टाइल से अपने होंठों को सिकोड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच सुहानी, तुम ये जो लुक देख रही हो ना, वो सब रियान की वजह से है। फिर मान्या ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया और कुछ ही पलों में एक हैंडसम युवक ऑफिस से निकलकर बाहर चला आया। गहरी हरी आंखें और गोरे रंग के उस युवक ने शानदार सूट पहन रखा था। उसके सुनहरे भूरे बाल हवा से माथे पर बिखर गए थे, जिन्हें वो युवक अपनी उंगलियों से संवार रहा था। जाने क्या सम्मोहन था उस युवक में कि सुहानी तो जैसे एकदम स्टैच्यू बनी हुई उस युवक को ही निहारने लगी। तभी मान्या ने सुहानी को टोकते हुए कहा, कहाँ खो गई सुहानी? कहीं रियान की आंखों में तो नहीं डूब गई? मैंने भी जब पहली बार रियान को देखा था तो बिल्कुल यही हालत हो गई थी मेरी भी। अब सुहानी संभलते हुए जल्दी से बोली, ओह मान्या, तू भी न बस एकदम पागलों जैसी ही बात करती है। मान्या ने बीच में ही कहा, रियान इसी कॉलेज में इंचार्ज ऑफिसर है। मुझे रियान ने ही इस जॉब की इंफॉर्मेशन दी थी और मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया। पर राजीव, तुम कैसे यहां चले आए? मैंने तो सुना था कि तुम मुंबई चले गए हो। राजीव ने गंभीर लहजे में कहा, मुंबई तो जाने वाला था, पर तभी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मान्या ने बड़े प्यार भरे अंदाज में रियान की ओर देखा, फिर बोली, अब देखो डियर, तुम्हें मेरे इन दोनों फ्रेंड्स की जॉब के लिए भी कुछ करना ही होगा। रियान ने बेहद मीठी आवाज में कहा, मान्या, तुम्हें तो पता ही है कि जॉब देना तो सिर्फ डायरेक्टर के हाथ में है। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके। इतने में रियान का मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल पर एक नजर डाली और धीमे स्वर में बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे अब जाना होगा। मिस्टर राणा मेरा इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बेस्ट ऑफ लक। और रियान तेज कदमों से वहां से चला गया। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही तीनों एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। दीवारों पर रेड ऑर्किड के प्रिंट वाले वॉल पेपर और नीचे उसी कॉम्बिनेशन में बिछे हुए मखमली कॉर्पेट और कीमती पर्दे देखकर यूं लग रहा था कि मानो ऑफिस नहीं बल्कि किसी महल में आ गए हों। वहां रिसेप्शन पर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की ने मीठी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग, आप अपने आईडी मुझे दे दीजिए और सामने सोफे पर जाकर आराम से बैठ जाइए। कुछ ही देर में इंटरव्यू के लिए आपको अंदर केबिन में बुलाया जाएगा। करीब 15 मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट ने नाम पुकारा, मिस सुहानी प्लीज गो इनसाइड। केबिन के दरवाजे पर एक पियून खड़ा था। उसने सुहानी को देखते ही दरवाजा खोल दिया। सुहानी ने केबिन में पहुंचते ही सामने नजर डाली। सामने एक बड़ी सी टेबल के पीछे एक बेहद रौबीला शख्स बैठा हुआ था। तकरीबन 35 से 40 साल का वो शख्स एक बेशकीमती सूट पहने हुए था। सुहानी ने जैसे ही उसे गुड मॉर्निंग सर कहा, उस रौबीले शख्स ने हल्के से गर्दन हिलाई और भारी आवाज में बोला, मॉर्निंग मिस सुहानी, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। कहती हुई सुहानी सामने रखी एक चेयर पर धीरे से बैठ गई। उस शख्स ने सुहानी को गहरी नजरों से देखा, फिर अपने सामने रखी हुई एक फाइल में देखते हुए बोला, मैं राणा हूं, इस इंस्टीट्यूट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हमने आपकी प्रोफाइल और रिज्यूमे देखा और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में एज ए डॉक्टर आपको अपॉइंट किया जाता है। सुहानी एकदम शॉक्ड हो गई। उसने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी कि बिना किसी इंटरव्यू के ही उसे इतनी आसानी से ये जॉब मिल जाएगी। सुहानी ने बहुत नम्रता से कहा, थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी सर। मिस्टर राणा ने एक लिफाफा सुहानी को पकड़ाते हुए कहा, गुड, तो फिर आप अब अपना सामान लेकर जाइए और यहाँ की इंचार्ज मिस क्रिस्टीना से मिल लीजिए। बाहर निकलते ही सुहानी ने सामने बैठे हुए राजीव और मान्या की ओर लिफाफा लहराया। फिर उनके करीब आकर बोली, मुझे ये जॉब मिल गई, देखना अब तुम दोनों को भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस सुहानी, आप अब अंदर वाली बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 120 में जाकर क्रिस्टीना मैम से मिल लीजिए और मिस मान्या अब आप केबिन में जाइए। सुहानी ने मान्या को ऑल द बेस्ट कहा
और फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसे सामने से आ रहा रियान नजर आ गया। रियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, कांग्रेट्स। सुहानी ने उसे थैंक यू कहा और फिर सेकंड फ्लोर में बने क्रिस्टीना मैम के ऑफिस की ओर चल पड़ी। सुहानी जब लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पहुंची तो वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरी लॉबी में कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सुहानी को थोड़ी हैरानी सी हुई। फिर उसने इधर उधर देखा तो कुछ दूर पर एक दरवाजे के बाहर उसे रूम नंबर 120 लिखा हुआ दिखाई दिया। सुहानी ने धीरे से दरवाजे पर नोक दी तो फौरन दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। सुहानी ने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा उस व्यक्ति को थमा दिया। वो व्यक्ति लिफाफा देखते ही बोला, ओह, आप मिस सुहानी हैं। क्रिस्टीना मैम आपका ही वेट कर रही हैं, जाइए जल्दी से उनसे मिल लीजिए। सुहानी ने सिर हिलाया और रूम के एक ओर बने हुए केबिन के दरवाजे की ओर चल दी। दरवाजा नोक करते ही अंदर से आवाज आई, कम इन। सुहानी ने धीमे से दरवाजा खोला और अंदर केबिन में गई। सामने ही एक 30 से 35 साल की युवती बैठी हुई थी। सुहानी ने नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। क्रिस्टीना मैम बोली, गुड मॉर्निंग सुहानी। तुम्हारे और बाकी के 2 नए कैंडिडेट्स के रहने का अरेंजमेंट्स इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर किया गया है। वैसे तो तुम्हारी ड्यूटी मॉर्निंग 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, पर हर वेडनेसडे और सैटरडे को तुम्हें नाइट ड्यूटी करनी होगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तुम्हारे रूम में पहुंच जाया करेगा। ओके। सुहानी ने हामी भरी और उठ खड़ी हुई कि तभी क्रिस्टीना मैम ने गंभीर लहजे में कहा, और एक बात, जब तक तुम्हें परमिशन न दी जाए तब तक तुम इस कॉलेज से बाहर नहीं जा सकती। सुहानी ने फौरन क्रिस्टीना मैम की सारी बातों पर सहमति जताई। आप बेफिक्र रहें मैम, मैं यहां का हर एक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूंगी। क्रिस्टीना मैम ने इंटरकॉम पर बात की और बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर चला आया। क्रिस्टीना मैम ने उस व्यक्ति को एक की कार्ड देते हुए समझाया, अविनाश, ये सुहानी मैडम हैं। आज ही हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर अपॉइंट हुई हैं। इनका रूम नंबर है 22 है। तुम इन्हें ले जाकर इनका रूम दिखा दो। अविनाश ने एक नजर सुहानी पर डाली, फिर उसे अपने पीछे आने का संकेत कर वो बाहर की ओर चल पड़ा। सुहानी भी इधर उधर देखती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। लिफ्ट जब टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी तो सुहानी बाहर निकली और अविनाश के साथ अपने रूम यानी रूम नंबर 22 की ओर चल दी। रूम का दरवाजा खोलकर अविनाश ने कहा, आप अंदर रूम में जाइए, मैं कुछ देर में चाय नाश्ता भिजवाता हूं। सुहानी ने गर्दन हिला दी। अविनाश ने दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। सुहानी रूम को सरसरी निगाहों से देखने लगी। एकदम आरामदायक और बढ़िया रूम था। सुहानी ने अपना बैग रखा और फिर आराम से बेड पर बैठकर अपने मोबाइल से मम्मी का नंबर लगाने लगी। पर यह क्या, मोबाइल में तो 0 नेटवर्क आ रहा था। सुहानी ने 0 नेटवर्क देखा तो अपने मोबाइल को गुस्से से घूरती हुई उठकर खिड़की के पास चली आई। ओफो, ये नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ? सुहानी चिढ़ते हुए बुदबुदाई। परेशान होकर सुहानी ने अपना मोबाइल टेबल पर पटक दिया और बैग से टॉवेल निकालकर वॉशरूम में चली गई। सुहानी रेडी होकर जैसे ही वॉशरूम से निकली कि रूम के दरवाजे पर लगी डोरबेल बज उठी। सुहानी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने अविनाश खड़ा था। अविनाश के साथ ही ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए हुए एक मेड भी थी। मेड ने ट्रे अंदर टेबल पर रख दी और फौरन वहां से चली गई। मेड के जाते ही अविनाश ने कहा, आप ब्रेकफास्ट करके रेस्ट कर लीजिए। 3 घंटे बाद मैं आपको ड्यूटी चार्ट लाकर दूंगा। उस चार्ट के हिसाब से ही फिर आपको अपना सब काम करना है। सुहानी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ओके, बट ये मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करना था। अविनाश ने गंभीर स्वर में कहा, मोबाइल वर्क नहीं करता टॉप फ्लोर में, और हाँ, जब आप ड्यूटी पर आएं तो मोबाइल रूम में ही रख कर आइएगा। एक बात और, बेवजह अपने रूम से बाहर निकलना या फिर दूसरे डॉक्टरों से गपशप करना राणा सर को सख्त नापसंद है। सुहानी ने अब चिढ़ते हुए कहा, ये मेडिकल कॉलेज है या मिलिट्री स्कूल? मोबाइल के बिना मैं अपने मम्मी पापा को कॉल कैसे करूंगी? परेशान हो रहे होंगे वो। अविनाश ने गर्दन झटकी, ओह,
आपके पेरेंट्स को तो हमने इन्फॉर्म कर भी दिया है कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई हैं और जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी बात करवा देंगे। कहते हुए अविनाश रूम से बाहर निकल गया। सुहानी हैरान परेशान सी वापस अपने बेड पर लेट गई और जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई। डोरबेल की तेज आवाज सुनते ही सुहानी चौंक कर उठ बैठी। रूम का दरवाजा खोलते ही सामने अविनाश खड़ा दिखा। अविनाश ने एक ड्यूटी चार्ट सुहानी को देते हुए कहा, यह चार्ट ठीक से रीड कर लो, इसके ही हिसाब से तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। सुहानी ने हामी भरी और पेपर पर साइन करती हुई बोली, मान्या का रूम कौन सा है और राजीव, उन दोनों का भी सिलेक्शन हो गया है ना? अविनाश के सख्त लहजे में बोला। देखिए मिस सुहानी, इस इंस्टीट्यूट में किसी भी एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के बारे में सोचने विचारने में अपना वक्त बर्बाद करने की परमिशन नहीं है। अविनाश के जाते ही सुहानी का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। वो सोचने लगी, कहीं उसने यहां आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। ये तो पूरा जेल जैसा कायदा कानून लग रहा है। फिर सुहानी ने ड्यूटी चार्ट पर निगाह डाली। आज रात उसे 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक वार्ड नंबर 105 में ड्यूटी करनी थी। इतने में डोरबेल बजी। एक नौकरानी उसका लंच लेकर आई थी। सुहानी ने लंच किया और फिर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हुए लेट गई। करीब 1 घंटे बाद अचानक ही दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। सुहानी एकदम से हड़बड़ा कर उठी। डोरबेल बजाने की जगह ये कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? सुहानी जल्दी से भागती हुई दरवाजे के पास पहुंची और जोर से बोली, कौन कौन है? बाहर से बड़ी ही अजीबोगरीब सी दबी दबी सी कुछ आवाज सुनाई दी। सुहानी ने अब अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका, पर बाहर तो कोई था ही नहीं। पूरी लोभी सुनसान पड़ी थी। सुहानी हैरान होते हुए दरवाजे से बाहर निकलकर लोभी में चली आई। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? कोई है यहां पर? सुहानी की तेज आवाज उस सुनसान लोभी में जोर से गूंज उठी। कुछ ही पलों में एक सिक्योरिटी गार्ड वहां लपकते हुए आया और सुहानी को देखते ही सहमते हुए बोला, आप बाहर क्यों घूम रही हैं अपने रूम से निकलकर? सुहानी गुस्से से बोली, अभी कुछ देर पहले कोई मेरे रूम का दरवाजा नोक कर रहा था। गार्ड ने फौरन जवाब दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस पूरे फ्लोर पर तो बस अभी केवल आप ही हैं। सुहानी ने तुरंत पूछा, और मान्या, क्या तुम जानते हो कि मान्या और राजीव किस रूम में हैं? ये क्या चल रहा है यहाँ? लोभी में कौन है जो बातें करते खड़ा है? एक गुर्राती हुई आवाज आई। सुहानी ने सिहर कर पीछे देखा तो भय से उसका रोम रोम कांप उठा। एक बेहद भयानक शक्ल वाली लंबी सी औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उस औरत ने फुल स्लीव्स का ब्लैक गाउन पहन रखा था, जिसमें उस औरत का सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा था। उस औरत के सिर पर एक ब्लैक स्कार्फ बंधा हुआ था, जिससे उसका सिर पूरी तरह से ढंका हुआ था। और सबसे भयानक तो उस औरत की आंखें थीं। एकदम बड़ी बड़ी और गोल आंखें, लग रहा था कि जैसे किसी उल्लू की आंखें ही उस औरत के चेहरे पर चिपका दी गई हों। गार्ड ने बमुश्किल अटकते हुए किसी तरह कहा, वो मैं इनको यही कह रहा था कि फौरन अपने रूम में चले जाओ। अब वो औरत चलती हुई सुहानी के एकदम करीब आ पहुंची। इतनी करीब कि सुहानी को अपने गाल पर उस औरत की सांसें महसूस हो रही थीं। पर हैरत की बात यह थी कि औरत की सांसें इतनी ठंडी थी मानो फ्रीजर में से ठंडी हवा बाहर आ रही हो। सुहानी ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। मिस सुहानी, आप बाहर लोभी में क्या कर रही हैं? जैसे ही सुहाना को अविनाश की आवाज सुनाई दी, सुहानी ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वहां अविनाश खड़ा हुआ था। सुहानी अब जोर से चीख पड़ी, वो भयंकर औरत कहां गई? अभी अभी तो यही मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी वो। अविनाश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, भयंकर औरत? कौन सी भयंकर औरत? मिस सुहानी, यहां न तो कोई भयंकर औरत है और न कोई आदमी। सुहानी ने अपनी आंखें फाड़कर इधर उधर देखा, फिर अटक अटक कर बोली, और वो गार्ड भी तो अभी यहीं खड़ा था। आप उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? उसने भी तो देखा था उस भयंकर औरत को। अविनाश ने सुहानी की ओर ऐसे देखा मानो वो पागल हो गई हो। फिर कुछ सोचकर अविनाश ने गार्ड को पुकारा,
कुछ ही पलों में एक गार्ड भागते हुए वहां चला आया। जी साहब, कहिए क्या हुक्म है? सुहानी उसे देख फौरन बोली। ये नहीं, कोई दूसरा गार्ड था। जाओ, जाकर उस दूसरे गार्ड को बुलाकर लाओ। गार्ड हक्का बक्का हो सुहानी की ओर ताकने लगा। अविनाश ने सुहानी की ओर तीखी नजरों से देखते हुए कहा, दिन के समय इस टॉप फ्लोर की जिम्मेदारी इसी गार्ड की है। यही रहता है इस फ्लोर पर। ये आप कौन से दूसरे गार्ड की बात कर रही हैं? सुहानी चीखी। उसी गार्ड की जो अभी थोड़ी देर पहले यहां मेरे साथ मौजूद था। गार्ड ने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुहानी एकदम सिर थामकर जोर से चिल्लाई, मैं पागल हो जाऊंगी। अविनाश अब नरमी से बोला, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि रूम से मत निकलना। यह जगह आपके लिए नई है, यहां सब कुछ अनजाना है। अब आप सिर्फ तभी रूम से बाहर निकलेंगी जब आपकी ड्यूटी का टाइम होगा। सुहानी एकदम से हाथ हिलाते हुए बोली, नो नो नो, नेवर। मैं यहां इस जगह पर अब एक पल भी नहीं बिता सकती। मुझे इसी वक्त यहां से जाना है। अविनाश ने अब एक कदम आगे आते हुए सर्द लहजे में कहा, आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया है। अब आप रूल्स के हिसाब से 3 महीने से पहले ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपको ये शानदार जॉब नहीं चाहिए तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। रहना खाना पीना मुफ्त और साथ में 75,000 रुपए हर महीने अकाउंट में। सुहानी भीगी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करने दो, बस एक बार। अविनाश ने 2 पल सोचने के बाद कहा, ओके, जब तुम अपनी ड्यूटी पर जाओगी तब मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, पर अब तुम सीधे अपने रूम में जाओ। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नई जगह और नए माहौल में अक्सर ही मन बेवजह घबरा उठता है। सुहानी ने गहरी सांस ली और अपने रूम में चली आई। आखिर किसी तरह से दिन ढला और रात हो गई। सुहानी ने डिनर कर लिया था और अब वो अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी डोरबेल बज उठी। सुहानी ने दरवाजा खोला तो अविनाश सामने खड़ा था। अविनाश ने उसे एक ब्लेजर देते हुए कहा, लो, ये ब्लेजर पहन लो, यहां का यूनिफॉर्म है ये ब्लेजर। सुहानी ने ब्लेजर पहना और फिर अपना हैंडबैग उठाकर रूम से बाहर निकलने लगी। अविनाश ने टोका, अपना मोबाइल तो रूम में ही रख दिया है ना? सुहानी ने सिर हिलाया और फिर खामोश हो लोभी में चलने लगी। लिफ्ट में पहुंचते ही अविनाश ने 0 बटन दबाया और लिफ्ट सरसराती हुई चल पड़ी। सुहानी का दिल पता नहीं क्यों बहुत तेजी से धड़क रहा था। लिफ्ट के रुकते ही अविनाश ने सुहानी को बाहर चलने का संकेत किया। सुहानी लिफ्ट से बाहर निकली और अविनाश के पीछे चलने लगी। अविनाश एक जगह रुका। उसने अपने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकाला और फिर सुहानी को देते हुए बोला, लो, अपने मम्मी पापा से बातें कर लो, पर सिर्फ 2 मिनट, तुम्हारी ड्यूटी शुरू होने वाली है। सुहानी ने कांपते हाथों से फोन लिया और अपने पापा का नंबर लगाया। जैसे ही उसके पापा को कॉल लगा, सुहानी रोती हुई बोली, हेलो पापा, मैं सुहानी। पापा खुश होते हुए बोले, अरे सुहानी, तू रो क्यों रही है? बेटा, अब तू अपनी जॉब पर ध्यान दे। आज दोपहर ही तेरे कॉलेज के इंचार्ज से बात हुई है। बड़े ही भले लोग हैं वो, हमें भी अगले महीने फ्लाइट का टिकट भेजने वाले हैं। तभी अविनाश ने सुहानी को इशारा किया और फिर सुहानी ने किसी तरह कहा, ओके पापा, मैं बाद में बात करती हूं आपसे, आप अपना ख्याल रखना। अविनाश ने फोन वापस लिया और फिर सुहानी से जल्दी चलने के लिए कहने लगा। यहां एकदम बंद कॉरिडोर नजर आ रहे थे, न कोई वेंटिलेटर और न कोई विंडो। धीमे धीमे चलती हुई सुहानी आखिर एक बड़े से होल के सामने आकर थम गई। होल के दरवाजे पर ऊपर ही बड़े बड़े लाल रंग से लिखा हुआ था, वार्ड नंबर 105। अविनाश ने अपने पॉकेट से एक बड़ी सी चाबी निकाली और होल के दरवाजे के की होल में लगा दी। दरवाजा खुलते ही अविनाश ने बिजली की तेजी से सुहानी का हाथ पकड़कर उसे होल के अंदर भेज दिया और फिर दरवाजा फौरन बंद कर दिया। सुहानी हक्की बक्की हो अपने चारों ओर देखने लगी। होल में एकदम मध्यम सी लाल लाइट जल रही थी, पर वो रोशनी इतनी ज्यादा धीमी थी कि सुहानी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो शोक्ड हो बुदबुदाई, ये कैसा वार्ड है, यहां तो कुछ भी नहीं। अचानक ही पलक झपकते एकदम से तेज नीली लाइट्स पूरे होल में जलने लगी।
सुहानी डरकर इधर उधर देखने लगी। पूरे हॉल में सिर्फ एक ही बेड था जिस पर कोई ब्लैंकेट ओढ़े हुए लेटा था। उसके दोनों हाथ में सलाइन लगी हुई थी और साथ ही ईसीजी मॉनिटर और दूसरे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, और उस बेड के किनारे एक बड़ा सा कपबोर्ड रखा हुआ था। सुहानी सहमते हुए बेड के पास गई और जैसे ही उस बेड पर उसकी निगाहें पड़ी, सुहानी के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली। बेड पर एक कंकाल सी दिखने वाली युवती लेटी हुई थी। उस युवती का चेहरा पूरी तरह से निचुड़ा हुआ लग रहा था। युवती के बाल उसके चेहरे के चारों तरफ जाल की तरह फैले हुए थे। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और करीब जाकर उस युवती को देखने लगी। ओह गॉड! सुहानी की तो जैसे आवाज ही गुम हो गई। उसका सिर घूमने लगा। वो चक्कर खाकर गिरने को हुई। बेड पर लेटी युवती कोई और नहीं बल्कि उसकी ही एक क्लासमेट रूही थी। सुहानी तो जैसे सुध-बुध खोकर गिरने लगी, पर अभी वो नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे एकदम पीछे से सहारा दिया। सुहानी एकदम से चौंक कर पलटी तो पीछे रियान खड़ा हुआ था। सुहानी को हतप्रभ देख रियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर है ना आप? फिर पेशेंट को देखकर इतनी घबरा क्यों गई आप? सुहानी किसी तरह बोली, पर ये तो मेरी क्लासमेट रूही है। ये यहाँ और इस हालत में कैसे, इसकी ये हालत कैसे हो गई? रियान ने गंभीर लहजे में कहा, डॉक्टर सुहानी, आप इस पेशेंट को पहले चेक कीजिए, फिर बेड के पास रखी इसकी ट्रीटमेंट रिपोर्ट स्टडी कीजिए। इस रिपोर्ट के लास्ट में सीनियर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को ही आपको फॉलो करना है, अंडरस्टैंड? सुहानी स्टैच्यू बनी हुई रियान को घूरने लगी, फिर एकदम से बोली, पर मान्या तो बता रही थी कि आप यहाँ इंचार्ज हैं, फिर आप यहाँ इस वार्ड में क्या कर रहे हैं? रियान चिढ़ते हुए बोल, ओफ डॉक्टर सुहानी, इस तरह की बेफजूल बातों में वक्त जाया मत कीजिए। सुहानी ने गहरी सांस ली और बेड पर कंकाल जैसी दिख रही अपनी क्लासमेट की ओर बढ़ गई। सुहानी ने ऊपर लगे ईसीजी मॉनिटर पर नजर डाली, फिर बेड के पास रखी हुई केस फाइल उठाकर पढ़ने लगी। फाइल के अनुसार रूही पिछले महीने ही इस हॉस्पिटल में दाखिल की गई थी। सुहानी ने पढ़ा, रूही में खून की बेहद कमी थी। सुहानी ने हौले से रूही की नब्ज चेक की तो बहुत ही धीमी रफ्तार से उसकी नब्ज चल रही थी। उसकी सांस भी बहुत मध्यम चल रही थी। रूही के सफेद पड़ गए चेहरे को देख सुहानी को उसका कॉलेज टाइम का देखा हुआ चेहरा याद आ गया। गोल मटोल सी खुशमिजाज रूही कैसे इस हालत में पहुंच गई? सुहानी ने गर्दन झटकी और फिर सीनियर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगी। तभी रियान ने सुहानी से कहा, उस कपबोर्ड में रूही की ट्रीटमेंट से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह रखे हैं, तुम कपबोर्ड खोल कर देखो और जिन मेडिसिन या इंजेक्शन की जरूरत है वो निकाल कर रूही को दे दो, क्योंकि इस वार्ड में कोई सिस्टर या नर्स नहीं आती। सुहानी ने आगे बढ़कर कपबोर्ड खोला, पर कपबोर्ड खोलते ही सुहानी बुरी तरह चीखती हुई पीछे की ओर हट गई। कपबोर्ड में उसे वही भयंकर औरत खड़ी नजर आई जिसे आज सुहानी ने अपने फ्लोर की लोभी में देखा था। सुहानी चीखती ही जा रही थी कि रियान ने उसके कंधे पर हल्के से चपत लगाते हुए जोर से पूछा, क्या हो गया? क्यों ऐसे पागलों की तरह चीख रही हो तुम? सुहानी ने उखड़ती सांसों के बीच किसी तरह कहा, वो कपबोर्ड के अंदर वो भयंकर औरत। ओह सुहानी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यूं चीख चिल्लाकर। अरे बुद्धू, उस कपबोर्ड के अंदर एक औरत का स्टैच्यू रखा है। तुम तो मेडिकल कॉलेज में ऐसे कितने ही स्केलेटन और डेड बॉडी देख चुकी होगी, फिर क्यों एक स्टैच्यू को देख इतना डर गई? रियान ने हैरत से पूछा। सुहानी ने जोर से हाथ लहराते हुए कहा, नहीं, इस भयंकर औरत को मैंने आज ही अपने फ्लोर की लोभी में देखा था। उफ, उसकी वो भयानक सी उल्लुओं जैसी गोल गोल आंखें। रियान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह स्टॉप दिस नॉनसेंस, ये स्टैच्यू है, ये कैसे तुम्हारे फ्लोर पर जा सकती है? अब ये बेकार की बातें बंद करके ऊपर वाले रैक से मेडिसिन और सलाइन की बोतल निकालो। सुहानी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस कपबोर्ड के पास जाने की। फिर किसी तरह से वो डरती डरती आगे बढ़ी
और ऊपर वाले रैक में रखी हुई सलाइन की बोतल निकालने लगी। बड़ी मुश्किल से सुहानी ने सलाइन और मेडिसिन निकाली और फिर उन्हें टेबल पर रखकर एक झटके से वो कपबोर्ड बंद कर दिया। रूही को लगी हुई सलाइन की बोतल अब खाली होने ही वाली थी। सुहानी ने जल्दी से नई बोतल लगाई। फाइल में लिखे हुए 2 इंजेक्शन उसने सलाइन की बोतल में ही इंजेक्ट कर दिए। फिर सुहानी बेड के पास रखे स्टूल पर बैठकर रूही की पल्स चेक करने लगी। अचानक ही रूही के कंकाल जैसे शरीर में थरथराहट सी हुई। सुहानी ने उसे जोर से पुकारा, रूही, रूही, आंखें खोलो जरा, देखो मैं सुहानी, तुम्हारी फ्रेंड। रियान उसी वार्ड के एक कॉर्नर पर बैठा किसी काम में लगा हुआ था। सुहानी ने जब जोर से रूही को पुकारा तो रियान चौंक कर उठ खड़ा हुआ। फिर तेजी से सुहानी के पास आकर बोला, अभी मना किया था ना कि जोर जोर से चीखा पुकार मत मचाओ। यहां तुम समझ नहीं रही हो कि यहां पीसफुल माइंड से ही काम कर सकते हैं। इस तरह से तो तुम अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगी। सुहानी ने जल्दी से कहा। अभी अभी रूही के पूरे शरीर में हरकत हुई थी। वो पूरी की पूरी हिल रही थी। रियान ने कहा, इम्पॉसिबल, रूही एकदम बेसुध है, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। सुहानी ने गुस्से से कहा, देख लो खुद ही। और फिर से सुहानी जोर जोर से रूही को पुकारने लगी। अचानक ही रूही की बंद पड़ी आंखें खुल गईं, पर रूही की आंखें खुलते ही सुहानी की सांस मानो थम सी गई। रूही की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसकी आंखों के बीच में पुतलियां थी ही नहीं। सुहानी मूर्ति की तरह स्तब्ध हो रूही की आंखों को देखे जा रही थी कि तभी रूही ने अपनी सफेद पड़ चुकी आंखों को ही सुहानी की तरफ घुमाया और भयानक स्वर में कह कहे लगाने लगी। रूही के उस कंकाल जैसे निचुड़े चेहरे को यूं भयानक अट्टहास करते देख सुहानी सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। इतने में रियान ने लपक कर रूही के बालों को पकड़कर जोर से झटका दिया और रूही फिर से पहले की तरह आंखें बंद कर बेसुध निश्चल हो गई। रियान ने अब गुस्से से कहा, देखो सुहानी, तुमने आज पहले ही दिन इतनी गड़बड़ी मचा दी है कि लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन करके कोई गलती कर दी है राणा सर ने। सुहानी कंपाती आवाज में बोली, मैं यहां मेडिकल कॉलेज में जॉब के लिए आई थी, पर यहां आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं किसी भूतिया महल में आ गई हूं। रियान कुछ बोलने ही वाला था कि वार्ड के दूसरी तरफ वाला दरवाजा खुला और एक शख्स मास्क लगाए और एप्रिन पहने हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर आते ही सबसे पहले कपबोर्ड खोला और एक बॉटल और सीरिंज निकाली। फिर सुहानी के पास आकर बोला, इस बॉटल में जो लिक्विड है उसे हर 1 घंटे में इस पेशेंट को इंजेक्ट करना है। सुबह होने तक ये पूरी बॉटल खाली हो जानी चाहिए। सुहानी ने थरथराते हाथों से वो बॉटल थामी। तभी उसकी नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर राणा थे। सुहानी ने गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की, सर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे कल ही अपने घर वापस जाना है। मैं यहां अब और नहीं रह सकती। मिस्टर राणा ने सुहानी की बात सुनी तो आश्चर्य से बोले, क्या कहा आपने? ये जॉब नहीं करनी है आपको? पर क्यों? यहां आपको प्रॉब्लम क्या है? रियान ने जल्दी से कहा। एक्चुअली मिस सुहानी ने वो सामने वाला कपबोर्ड खोला तो अंदर रखे स्टैच्यू को देखकर बहुत डर गई। मिस्टर राणा बोले, ओह, तो ये बात है मिस सुहानी, आप तो मेडिकल कॉलेज में स्केलेटन और डेड बॉडी देखती रही होंगी, फिर इस स्टैच्यू को देखकर क्यों इतना डर गई? सुहानी ने सहमी आवाज में कहा, मेडिकल कॉलेज में ऐसे भयानक स्टैच्यू कभी नहीं देखे मैंने, और आज ही अपनी लोभी में मैंने उसी भयंकर औरत को देखा था। मिस्टर राणा ने सिर हिलाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये स्टैच्यू तो मेरे ग्रैंडफादर के जमाने से ही इसी कपबोर्ड में रखा हुआ है। जिस दिन ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था उसी दिन सामने वाली सड़क पर ही इस औरत का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस औरत को बचाने की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब ही रही। उस औरत के किसी रिलेटिव का भी कोई पता न चल सका। इसलिए फिर उस औरत की बॉडी को कुछ रसायनों और टेक्नोलॉजी से इस तरह से प्रिजर्व कर दिया कि वो एक स्टैच्यू की तरह बन गई। सुहानी अब बुरी तरह से सिहरते हुए बोली,
तो तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्टैच्यू दरअसल एक औरत की मम्मी है? मिस्टर राणा बोले। हाँ, अगर इसे मम्मी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पर इसे आपने ऊपर लोभी में जिंदा चलते फिरते देखा, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं इसे बचपन से ही इसी कपबोर्ड में देखते चला आ रहा हूं। फिर उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और गंभीर लहजे में कहने लगे, ओके मिस सुहानी, अब आप इस बॉटल के सॉल्यूशन को इस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे कि हर 1 घंटे में इंजेक्ट करना है। फिर मिस्टर राणा वहां से फौरन चले गए। रियान ने सुहानी को इंजेक्शन रेडी करके रूही को लगाने के लिए कहा। सुहानी कुछ सोचते हुए बोली, ये इंजेक्शन मैं सलाइन की बोतल में ही लगा देती हूं। रियान ने सख्ती से मना करते हुए सुहानी को समझाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करना। सलाइन से ये बूंद बूंद करके देर से इसकी बॉडी में पहुंचेगी, जबकि इस सॉल्यूशन को हर 1 घंटे में एक फिक्स रेशो में इसकी बॉडी में पहुंचाना बहुत जरूरी है। सुहानी के तो जैसे दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था। उसने किसी तरह से बॉटल से सॉल्यूशन सिरिंज में लिया और फिर रूही के लेफ्ट हैंड में इंजेक्ट करने लगी। जैसे ही सुहानी ने वो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया, अचानक ही रूही की बॉडी हिलने लगी, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और वो मुट्ठी बंद करने और खोलने लगी। रियान फिर से अपने काम में लग गया था। धीरे धीरे करते हुए सुहानी ने करीब सुबह के 5 बजे रूही की बॉडी में 6वीं बार वो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया और अचानक ही रूही की बॉडी में एकदम से चेंजेस आने लगे। रूही के निचुड़े हुए सफेद चेहरे पर हल्की सी रंगत लौटने लगी। सुहानी हैरानी से कभी रूही को तो कभी उस बॉटल को देखने लगी, जिसके लास्ट डोज ने रूही के बेजान चेहरे पर फिर से रंगत लौटा दी थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अविनाश ने बाहर से ही सुहानी को पुकारा, मिस सुहानी, चलिए, अब आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। सुहानी ने एक नजर रूही पर डाली और फिर तेज गति से वहां से बाहर निकल गई। बाहर खड़े अविनाश ने उसे अपने पीछे आने का संकेत किया। सुहानी खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। लिफ्ट में पहुंचते ही अविनाश ने 0 बटन 2 बार दबा दिया। सुहानी ने हैरानी से पूछा, अब तो हम टॉप फ्लोर पर जाएंगे ना? तो फिर आपने 0 बटन क्यों प्रेस किया? अविनाश ने सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही लिफ्ट रुकी और सुहानी और अविनाश लिफ्ट से बाहर निकले, सामने ही एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा दिखा। सुहानी को देखते ही वो गार्ड जल्दी से बोला, आपका रूम शिफ्ट कर दिया गया है, अब आप वो कॉर्नर वाले रूम में चले जाइए, हमने आपका सामान वहीं रख दिया है। सुहानी ने चिढ़ते हुए पूछा, ये सब क्या है? अब क्या मुझे हर दिन अलग अलग कमरे में रहना होगा? अविनाश ने सुहानी को उसके नए रूम में छोड़ा और बोला, अब अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, वहां कॉफी रखी मिलेगी, कॉफी पीकर आराम से सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाए तो बेड के ऊपर लगा बटन दबा देना, फौरन लंच लेकर मेड आ जाएगी। सुहानी ने सिर्फ पलकें झपकाईं और रूम के अंदर चली गई। ये रूम सचमुच बिल्कुल पहले वाले रूम की ही तरह था। सुहानी सीधे वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर निकल उसने टेबल पर रखी केटली से कॉफी मग में ढाली और बेड पर बैठकर पीने लगी। कॉफी पीते हुए उसे ख्याल आया, क्यों ना एक बार मोबाइल का नेटवर्क चेक कर लिया जाए। वो कॉफी का मग टेबल पर रखकर कपबोर्ड के पास गई और अपना एयरबैग निकालकर उसमें मोबाइल खोजने लगी। पर पूरा बैग छान मारने के बाद भी जब मोबाइल कहीं नहीं दिखा तो सुहानी गुस्से से भर उठी। उसने फौरन बेड के ऊपर लगा बटन दबा दिया। कुछ ही पलों में वहां अविनाश आ पहुंचा। अविनाश ने हैरानी से कहा, मैंने तो सो कर उठने के बाद ये बटन दबाने के लिए कहा था ना, इतनी जल्दी क्यों बटन दबा दिया? क्या चाहिए इस वक्त? मेरा मोबाइल कहाँ गया? किसने ले लिया उसे मेरे बैग से? सुहानी नाराज हो बोली। अविनाश ने सर्द लहजे में जवाब दिया, जब कभी ये इंस्टीट्यूट छोड़कर जाओगी तब वो मोबाइल वापस मिल जाएगा। गुस्से और खींच से सुहानी की आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर कब सुहानी की नींद लगी उसे खुद भी नहीं पता चला। अचानक ही एक अजीब सी कर्कश आवाज सुन सुहानी की नींद टूट गई। सुहानी हड़बड़ाते हुए उठी, पर जैसे ही सुहानी की आंखें खुली उसके गले से खौफनाक चीख निकली।
उसके बिल्कुल ठीक ऊपर एक बड़ा सा काला चमगादड़ अपने पंख फैलाए उड़ रहा था। अपने ऊपर एक बड़े से चमगादड़ को उड़ते देख सुहानी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। चमगादड़ अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी लाल लाल आंखें जैसे सुहानी का खून जमा रही थीं। अचानक ही सुहानी ने अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट को पूरी ताकत से उस चमगादड़ के ऊपर फेंक दिया। ब्लैंकेट के वार से चमगादड़ एकदम लड़खड़ा सा गया और उस बड़े से ब्लैंकेट के नीचे दबकर नीचे फर्श पर जा गिरा। सुहानी डर से कांपती हुई बेड से उतरी और चिल्लाती हुई वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने दरवाजा लगाकर जोर जोर से गहरी सांस लेते हुए अपने को कंट्रोल करने की कोशिश की। आखिर 10-15 मिनट बाद जब सुहानी थोड़ी शांत हुई तो उसने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला और कमरे में झांकने लगी। जब उसने किसी भी तरह की कोई आहट नहीं सुनी तो वो हिम्मत बांधकर वॉशरूम से बाहर निकली और कमरे में आ गई। फर्श पर पड़े ब्लैंकेट में अचानक ही हलचल सी हुई और वो भयानक चमगादड़ ब्लैंकेट से निकलकर खिड़की से बाहर उड़ गया। सुहानी डरकर फिर पीछे की ओर हटी, लेकिन जब उसने चमगादड़ को खिड़की से बाहर निकलते देखा तो लपक कर खिड़की बंद कर दी। फिर बेड पर बैठकर अपनी बेकाबू सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगी। कुछ देर बाद उसने उठकर नीचे फर्श पर पड़े ब्लैंकेट को धीरे से उठाया और जोर से झटकते हुए दूर कोने में फेंक दिया। पर तभी सुहानी की नजर फर्श पर गई। एक काला पंख वहां नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। सुहानी ने फौरन बेड के पास लगा हुआ बटन दबा दिया। कुछ ही देर में अविनाश और मेड वहां हाजिर हो गए। मेड ने लंच लाकर कमरे के अंदर टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अविनाश भी वहां से जाने लगा कि तभी उसे रोकते हुए सुहानी ने जोर से कहा, अभी अभी मेरे कमरे में एक बड़ा सा चमगादड़ उड़ते हुए आ गया था। वो बिल्कुल मेरे ऊपर ही उड़ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आंखें खुल गईं और मैंने उस पर अपना ब्लैंकेट उठाकर फेंक दिया, नहीं तो शायद वो चमगादड़ मेरा खून ही चूसने वाला था। अविनाश ने इधर उधर कमरे में देखा, फिर नरमी से बोला, ये सामने वाली खिड़की हमेशा बंद ही रखना। बाहर गार्डन में एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर सैकड़ों चमगादड़ों का बसेरा है। शायद वहीं से कोई चमगादड़ उड़ता हुआ यहाँ चला आया होगा। सुहानी ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़े चमगादड़ के पंख को उठाना चाहा कि अचानक ही उस पंख में आग लग गई और वो फौरन जलकर खाक हो गया। सुहानी हक्की बक्की होकर उस जलते पंख को देखती रही, फिर जोर से चीखते हुए अविनाश से बोली, मुझे इस कमरे में नहीं रहना है, मेरा कमरा अभी के अभी चेंज करवा दो। अविनाश ने सुहानी को घूरते हुए देखा, फिर समझाते हुए कहने लगा, डोंट वरी, मैं इस कमरे की सभी खिड़कियों को अभी बंद कर देता हूं। अब बंद खिड़कियों से तो कोई चमगादड़ अंदर नहीं आ पाएगा। अब आराम से लंच करो और सो जाओ, आज नाइट में तुम्हारी ड्यूटी है। अविनाश ने फटाफट उस कमरे की दोनों खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद किया और फिर रूम से बाहर चला गया। सुहानी कुछ देर तो हतप्रभ सी खड़ी रही, फिर मुंह हाथ धोकर लंच करने लगी। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया। लंच खत्म होते ही उसने बटन दबाया और फिर मेड के आते ही बोली, जर्रा मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, मुझे एकदम थकावट और घबराहट सी हो रही है। मेड थाली उठाकर बाहर चली गई। उसने दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया। सुहानी ने यह सही मौका जानकर देर नहीं की। वो दबे पांव रूम से बाहर निकल आई और लोभी में आ पहुंची। अब भी वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सुहानी ने आगे पीछे देखा, फिर वहां बने हुए बाकी कमरों के पास एक एक करके जाकर आहट लेने लगी। वो बंद दरवाजे पर धीमे से नोक करके पूछती, कोई है क्या अंदर? कुछ देर तक जब कोई रिप्लाई नहीं मिलती तो वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाती। सुहानी को पहले दोनों रूम में से तो कोई रिप्लाई नहीं मिली, पर जब वो तीसरे रूम के पास पहुंचकर नोक करते हुए पूछने लगी कि अंदर से किसी की दबी दबी सी घुटी हुई आवाज सुनाई दी। सुहानी सहम उठी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने दोबारा नोक करते हुए पूछा, कोई है? कौन है जो अंदर बंद है? तभी सुहानी के पीठ पर किसी ने हाथ रखा। सुहानी जोर से चौंकती हुई पीछे पलटी तो सामने रियान खड़ा था। रियान ने अपने एक हाथ से दूसरे कंधे को पकड़ रखा था। सुहानी चौंकते हुए बोली, क्या हुआ? तुमने अपने कंधे को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? कोई चोट वगैरह लग गई है क्या? रियान ने गर्दन हिलाते हुए कहा,
हम कंधे पर थोड़ी चोट आ गई है। फिर थोड़ी नाराजगी से बोला, पर तुम इस तरह बाहर लोभी में कैसे घूम रही हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब ड्यूटी ना हो तब अपने रूम के अंदर ही रहना चाहिए? सुहानी कुछ बोलती कि तभी मेड एक ग्लास में जूस लिया पहुंची। उसके साथ ही अविनाश भी था। अविनाश ने सुहानी को देखते ही गुस्से से कहा, मुझे पता था कि जरूर तुम कुछ ऐसा ही करोगी, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है। मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था, पर मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम अपने रूम से बाहर निकलकर जाना कहाँ चाहती हो? सुहानी भी ऊंचे स्वर में बोली, मैं यहां कोई कैदी बनने नहीं आई थी। इस फ्लोर पर इतना सन्नाटा क्यों रहता है? क्या यहां कोई और नहीं रहता? मुझे तो बताया गया था कि मेरे फ्लोर पर दूसरे डॉक्टर्स भी रहते हैं। अविनाश फौरन बोला, दूसरे डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन उन्हें रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रहना आता है। अचानक ही सुहानी का ध्यान फिर सामने वाले रूम में गया। वो चीखते हुए बोली, अभी मैंने उस रूम से कुछ दबी दबी सी घुटी हुई आवाज सुनी थी। वहां जरूर कोई मुसीबत में है। रियान ने अब आगे आकर खड़े शब्दों में कहा, मैंने पहले भी समझाया था कि यहां अपने काम से काम रखना ही सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रूल है। अविनाश ने सुहानी की ओर आग उगलती नजरों से देखते हुए कहा, अब बिना एक पल की भी देरी किए हुए अपने रूम में जाओ। जब ड्यूटी का टाइम होगा तो मैं खुद आकर इन्फॉर्म कर दूंगा। अविनाश के शब्दों में इतनी आग थी कि सुहानी बिना किसी विरोध के खामोशी से अपने रूम में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और सोफे पर लेट गई। अविनाश और रियान ने गुपचुप कुछ बातें की और फिर लिफ्ट की ओर चले गए। शाम को मेड ने कॉफी और कुकीज लाकर सुहानी के कमरे में रखा और फिर अच्छी तरह से दरवाजा बंद करके चली गई। सुहानी ने किसी तरह उठकर कॉफी पी, फिर यूं ही कमरे में चहलकदमी करने लगी। अचानक ही उसकी नजर कमरे में एक तरफ रखे कपबोर्ड पर गई। ये कपबोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही कपबोर्ड था जो उसने कल रात की ड्यूटी के दौरान वार्ड में देखा था। कुछ पल सोचने के बाद सुहानी ने धड़कते दिल से उस कपबोर्ड का दरवाजा एक झटके में खींचकर खोल दिया। कपबोर्ड खुलते ही सबसे ऊपर वाले रैक से एक बड़ा सा उल्लू सामने निकलकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए जोर जोर से हु की ध्वनि निकालने लगा। सुहानी डर से चिल्लाती हुई पीछे की ओर भागी। हड़बड़ाहट में उसे कपबोर्ड बंद करने का भी ध्यान न रहा। उल्लू अब कपबोर्ड से निकलकर नीचे फर्श पर कूद गया। सुहानी सहम कर अपने बेड पर जा चढ़ गई। उल्लू अब धीरे धीरे सरक सरक कर सामने की ओर बढ़ने लगा। तभी सुहानी की नजर उस उल्लू की आंखों पर गई। अब तो सुहानी इतनी जोर से चीखी कि कमरे की दीवारें हिल उठीं। उस उल्लू के गोल चेहरे पर सिर्फ 2 बड़े गड्ढे ही थे। उल्लू की आंखें तो थी ही नहीं, वो उल्लू बिना आंखों का था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अविनाश अंदर दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले सोफे के किनारे पड़े हुए टोवेल को उठाया और फर्श पर चलते हुए उस उल्लू पर डाल दिया। फिर टोवेल सहित उस उल्लू को उठाकर वापस कपबोर्ड में रखकर कपबोर्ड को बंद कर दिया। फिर हाथ झटकते हुए उसने सुहानी को घूरते हुए सर्द लहजे में कहा, लगता है तुम्हें भी इसी कपबोर्ड में बंद करना पड़ेगा। बार बार समझाने के बाद भी तुम्हें यह समझ नहीं आया कि बेवजह कुछ भी करने का अंजाम बुरा हो सकता है। सुहानी बेड से नीचे उतरती हुई चिल्लाई, नहीं रहना है मुझे अब इस कमरे में। और फिर सुहानी बिजली की तेजी से लपकती हुई कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई और बाहर निकलते ही उसने बड़ी फुर्ती से दरवाजा बाहर से लगा दिया। अविनाश जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन सुहानी तो वहां से दूर भागती हुई लोभी के आखिरी छोर तक चली आई। तभी सुहानी को ख्याल आया कि सीसीटीवी में उसकी हरकत देखते ही यहां सिक्योरिटी गार्ड अभी पहुंचते ही होंगे। सुहानी ने उधर उधर देखा और फिर सामने वाले रूम का दरवाजा खोलकर वो सीधे अंदर घुस गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद करना चाहा, पर दरवाजे के अंदर तरफ ऐसी कोई कड़ी या सिटकनी नहीं थी जिससे दरवाजा बंद हो सकता। सुहानी ने जल्दी से उस कमरे पर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा था। लगता था कि कमरे में कोई नहीं है। सुहानी ने उस कमरे की खिड़की खोलकर नीचे झांका, पर नीचे देखते ही वो सिहर उठी।
उसे समझ आ गया कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से वो नीचे नहीं कूद सकती। तभी सुहानी को लोभी में कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वो समझ गई कि उसे ही पकड़ने के लिए गार्ड आ रहे हैं। सुहानी ने बचने की तरकीब सोचते हुए उस कमरे के वॉशरूम का दरवाजा खोला और तभी दरवाजा खुलते ही सुहानी स्टैच्यू की तरह जमकर खड़ी की खड़ी रह गई। वॉशरूम के अंदर वही भयंकर औरत खड़ी थी। जैसे ही उस भयंकर औरत ने सुहानी को देखा, उस औरत के भयानक काले मोटे होंठों पर इतनी वहशत भरी मुस्कान तैरने लगी कि सुहानी का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते सा थरथराने लगा। सुहानी वहां से भागना चाह रही थी, पर उसके पैर जैसे अपनी जगह से हिलने तक के लिए भी तैयार नहीं थे। तभी वो भयंकर औरत अपने गले में पहनी हुई बड़े बड़े काले मोतियों की माला को अपने नुकीले नाखूनों से घुमाते हुए कुछ अजीब से शब्द बुदबुदाने लगी। सुहानी बस विस्फारित सी आंखें फाड़े उस औरत की ओर टकटकी लगाए देखे चली जा रही थी। भयंकर औरत ने अपनी गोल गोल आंखों को और भी बड़ा करते हुए एक जोरदार अट्टहास लगाया। सुहानी डर के मारे बेसुध होकर वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सुहानी, सुहानी, आंखें खोलो सुहानी। ये तेज आवाज कानों में पड़ते ही सुहानी की आंखें एकदम से खुल गईं। उसने हैरानी से देखा कि उसके बिल्कुल सामने रियान खड़ा था। रियान की बगल में ही अविनाश एक गिलास पानी लिए हुए खड़ा था। सुहानी को आंखें खोलते देख अविनाश ने आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़े ग्लास से पानी के छींटे सुहानी के चेहरे पर डाल दिए। सुहानी एकदम से उठ बैठी। इधर उधर देखते हुए वो सहमे स्वर में बोली, वो भयंकर औरत, वो। अविनाश ने अपने सिर पर एक हाथ मारते हुए कहा, ओह हाँ, फिर वही भयंकर औरत का राग छेड़ दिया इसने तो। रियान पल भर सोचने के बाद सुहानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, सुहानी प्लीज, तुम एक डॉक्टर हो, कुछ तो सोच समझकर बातें करो। तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो औरत सिर्फ एक स्टैच्यू ही है। सुहानी ने रोते हुए कहा, नहीं रियान, वो औरत अभी मेरे ही सामने खड़ी हुई जोर जोर से हंस रही थी। अविनाश अब स्थिर स्वर में बोला, तुम मुझे अपने कमरे में बंद करके क्यों भाग गई थी? कहां भागना चाहती हो तुम? अगर तुम्हें यहां नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, जैसे ही तुम्हारा नोटिस पीरियड पूरा होगा मैं खुद तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तब तक तुम यहां के हर नियम कानून का पालन करोगी। रियान ने भी नरमी से समझाया, सुहानी, जब हम तुम्हारी चीख चिल्लाहट सुनकर पहुंचे तो तुम एक खाली रूम में बेहोश पड़ी थी। वहां तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं था। अविनाश और रियान दोनों ही कमरे से बाहर निकल गए, पर उन्होंने इस बार सुहानी के कमरे का दरवाजा बाहर से इस तरह से बंद कर दिया कि सुहानी चाहकर भी किसी भी तरह से दरवाजा खोलकर बाहर न निकल पाए। सुहानी ने उठकर मुंह धोया, फिर पानी पीते हुए सोचने लगी कि कहीं वो भयंकर औरत का कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी, क्योंकि ये तो सच ही था कि सुहानी ने खुद अपनी ही आंखों से उस भयंकर औरत की मम्मी रूही के वार्ड में रखे कपबोर्ड में देखी थी। ओफ़, लगता है मैं पागल होती जा रही हूं, सुहानी बड़बड़ाती हुई बोली। अचानक ही सुहानी की नजर बेड के सामने वाली दीवार पर लगे हुए आईने पर चली गई और सुहानी एकदम शोक्र होकर बैठी रह गई। सुहानी के गले में पहनी हुई चेन में एक काला मोती लटक रहा था, वही काला मोती जो उस भयंकर औरत के गले में पड़ी माला में था। अपने गले की चेन में पड़े उस काले मोती को सुहानी डर से थरथर कांपते हुए देखने लगी। सुहानी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस भयंकर औरत के गले की माला का एक मोती उसके गले में पहनी चेन में कैसे आ गया। सुहानी ने अपनी घबराए कांपते हाथों से वो मोती चेन से झटक कर निकालना चाहा, पर मोती निकलने की बजाय गले की चेन अचानक ही सुहानी के गले के इर्द गिर्द कसने सी लगी। यहां तक कि सुहानी को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। वो अपने दोनों हाथों से चेन पकड़कर नीचे की ओर खींचने का पुरजोर प्रयास करने लगी, पर कसती हुई चेन की वजह से सुहानी का दम घुटने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगी और वो छटपटाते हुए नीचे फर्श पर जा गिरी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अविनाश अंदर आया। उसने जैसे ही सुहानी को नीचे फर्श पर पड़े छटपटाते देखा तो लपक कर सुहानी के पास जा पहुंचा। सुहानी के होश गायब हो रहे थे, फिर भी वो अपने गले के इर्द गिर्द कसती जा रही चेन को किसी भी तरह से नीचे खींचने का प्रयास कर रही थी।
अविनाश ने फौरन सुहानी का हाथ हटाया और पूरी ताकत से सुहानी के गले में पड़ी चेन को झटका दिया। अगले ही पल वो चेन टूटकर सुहानी के गले से निकलकर नीचे जा गिरी, पर जैसे ही वो मोती फर्श पर गिरा, जैसे एक बिजली सी कौंधी और पलक झपकते ही वो मोती मानो हवा में गायब हो गया। सुहानी हांफती हुई अपनी उखड़ी सांसों को काबू कर रही थी। अविनाश ने सुहानी को सहारा देकर उठाया और फिर बेड पर लिटा दिया। टेबल पर रखे जग से एक ग्लास पानी लेकर अविनाश ने सुहानी को धीरे धीरे 1-2 घूंट पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब सुहानी को थोड़ी राहत महसूस हुई तो वो गुस्से और घबराहट भरे स्वर में बोली, अब तो तुम्हें बिलीव करना ही पड़ेगा कि मैंने सचमुच में उस भयंकर औरत को देखा था, जिस चेन को तुमने अभी मेरे गले से अलग किया था। उस चेन में पता नहीं कैसे वो अजीब सा काला मोती आ गया जो उस भयंकर औरत के गले में पड़ी माला में था। अविनाश ने एक पल के लिए सुहानी को देखा, फिर सरसराती हुई धीमी आवाज में बोला, जो कुछ तुमने देखा या सुना है उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इन बातों में जितना उलझोगी उतना ही ज्यादा मुश्किलें तुम्हारे सामने आ खड़ी होंगी। मैं अब सीधे नाइट में आऊंगा और तुम्हें ड्यूटी के लिए ले जाऊंगा, ओके? कहते हुए अविनाश कमरे से बाहर निकल गया। सुहानी ने बंद दरवाजे की ओर देखा, फिर अविनाश की कही हुई बातों पर विचार करने लगी। अविनाश ने ऐसा क्यों कहा कि जो कुछ देखा है उसे भूल जाऊं? इसका तो मतलब ये है कि मैंने इस कॉलेज में जो भी अजीबोगरीब बातें और उस भयंकर औरत को देखा था वो सब सच ही है। सुहानी ने पानी पिया और चुपचाप लेट गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुका था। वो खामोशी से आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटी रही। धीरे धीरे नींद ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। डोरबेल की आवाज से सुहानी की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। डोरबेल की आवाज फिर से गूंजते ही सुहानी ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर क्रिस्टीना मैम को देखकर सुहानी थोड़ी सी हैरान हो उठी। क्रिस्टीना मैम ने कमरे के अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और फिर हैरान परेशान खड़ी सुहानी से बोली, क्या हुआ? मुझे देखकर एकदम शॉक्ड कैसे हो गई? क्रिस्टीना मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दरअसल यहां मिस्टर राणा ने भेजा है। अविनाश और रियान ने मिस्टर राणा को बताया था कि तुम ये जॉब छोड़कर अपने घर जाना चाहती हो। बताओ जर्रा मुझे कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या तुम्हें वक्त पर खाना पीना नहीं मिल रहा है या फिर रूम अनकंफर्टेबल है? सुहानी एकदम फूट पड़ी। क्या परेशानी है यहाँ? ये पूछिए कि क्या परेशानी नहीं है। मैं तो यहाँ रेसिडेंशियल डॉक्टर की जॉब के लिए आई थी, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ कैदी बनकर रह जाऊंगी। मेरे पास मेरा मोबाइल तक नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूं। ऊपर से हर पल एक से एक भयानक हादसे, कभी डरावना चमगादड़ तो कभी अंधा उल्लू, और फिर वो भयंकर सी औरत जो अचानक कभी भी मेरे सामने आ खड़ी होती है। सुहानी की बातें सुनकर क्रिस्टीना मैम के चेहरे पर एक के बाद एक भाव झलकने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद वो गंभीर लहजे में बोली, अपने पेरेंट्स की टेंशन मत लो, उन्हें तो हम नेक्स्ट वीक ही यहां बुलवा लेंगे। सुहानी चीख उठी, नहीं, कभी नहीं। मैं अपने पेरेंट्स को ऐसी खतरनाक जगह पर कभी भी नहीं आने दूंगी। क्रिस्टीना मैम ने एक लंबी सांस ली, फिर सीधे सपाट स्वर में बोली, देखो सुहानी, मैं तुम्हें एक बात तो क्लियर कर देना चाहती हूं। इस कॉलेज में जिस शख्स को मिस्टर राणा एक बार अपॉइंट कर लेते हैं, वो शख्स फिर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मिस्टर राणा की मर्जी से ही यहां से जा सकता है। मैं, अविनाश और रियान भी यहां से बाहर नहीं जा सकते। फिर कुछ रोककर क्रिस्टीना मैम बोली, तुम तो एक ही दिन में घबरा उठी। मुझे तो यहां आए हुए 75 बरस हो चुके हैं। सुहानी ने हैरत से चीखते हुए पूछा, क्या क्या कहा आपने? 75 बरस? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप क्या 100 बरस की हैं? क्रिस्टीना मैम अजीब तरह से मुस्कुराती हुई बोली, गलत, मैं 135 साल की हूं। सुहानी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अटकते हुए चिल्लाई, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्रिस्टीना मैम खिलखिला उठी, मिस्टर राणा तो 150 वर्ष पूरे कर चुके हैं, मैं तो फिर भी 135 साल की ही हूं। सुहानी अब बौखला कर बोली, क्या आप कुछ भी बेसिर पैर की बातें कर रही हैं?
मिस्टर राणा कैसे इतनी उम्र के हो सकते हैं? तभी क्रिस्टीना मैम उसे समझाते हुए कहने लगी, बेवजह की छोटी छोटी बातों को इश्यू मत बनाओ। लाइफ तुम्हें इतना बड़ा गोल्डन चांस दे रही है और तुम हो कि उसे व्यर्थ में खोना चाहती हो। सुहानी ने सुलगते स्वर में कहा, इस जेल की चारदीवारी के अंदर तो एक दिन में ही मेरा दम घुटने लगा। यहां 100-150 साल जीने की बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। तभी क्रिस्टीना मैम ने उसे एक चार्ट पेपर पकड़ाते हुए कहा, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक 9 बजे से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। अविनाश आकर ले जाएगा तुम्हें। सुहानी अब भी कुछ नहीं बोल सकी। उसका दिमाग जैसे क्रिस्टीना मैम की बातों से एकदम हिल सा गया था। 30 या 35 वर्ष की दिखने वाली क्रिस्टीना मैम भला 135 वर्ष की कैसे हो सकती है? और मिस्टर राणा वो 150 वर्ष के कैसे? कोई भी इंसान इतने लंबे समय तक कैसे जी सकता है? और फिर इनकी उम्र, ये तो बिल्कुल जवान ही नजर आ रहे हैं। तभी क्रिस्टीना मैम ने सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई होप कि अब तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी। सुहानी एकदम सिहर उठी। क्रिस्टीना मैम का हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सुहानी को लगा जैसे कि कोई लिजलिजा ठंडा सांप उसके कंधे पर आ बैठा हो। उसके चेहरे के भाव देख क्रिस्टीना मैम बोली, क्या हुआ अब? बहुत ज्यादा ठंडा लगा क्या मेरा हाथ तुम्हें? खैर, अब मैं जा रही हूं, तुम ड्यूटी के लिए तैयार रहना। कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर मेड अंदर आई और टेबल पर एक थाली और पानी की बोतल रखकर वापस जाने लगी। अचानक ही सुहानी का ध्यान उस मेड के गले की ओर गया। उस मेड के गले में भी एक वैसी ही काले मोतियों की माला पड़ी थी जैसे सुहानी ने उस भयंकर औरत के गले में देखी थी। मेड चली गई। सुहानी ने किसी तरह से थोड़ा सा खाना खाया, फिर पानी पीकर कपड़े बदलकर रेडी होने लगी। 9 बजने वाले थे। डोरबेल बजी और दरवाजा खोलकर अविनाश अंदर आया। सुहानी को गहरी नजर से देखते हुए वो बोला, मेरा ख्याल है कि अब शायद तुम अपनी बेकार और बचकानी हरकतों से बाज आ जाओगी। सुहानी रूंधे स्वर में बोली, अविनाश प्लीज मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करा दो, मैं बहुत बेचैन हो रही हूं उनके लिए। अविनाश ने भावहीन लहजे में कहा, उनके लिए तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं मिस्टर राणा, उनकी जरूरतों का सारा अरेंजमेंट्स कर देंगे। अब जल्दी चलो, 9 बजे ही वाले हैं। अविनाश अपने साथ सुहानी को लेकर चल पड़ा। लिफ्ट में एंटर होते ही अविनाश ने 0 बटन दबाया और लिफ्ट तेजी से चल पड़ी। लिफ्ट के रुकने के बाद सुहानी जब अविनाश के साथ बाहर निकली तो लोभी के एक ओर खड़े रियान को देख सोच में पड़ गई। रियान के बगल में एक स्ट्रेचर पड़ी थी और कोई उस स्ट्रेचर पर सफेद चादर ओढ़े हुए लेटा था। अविनाश के साथ चलते हुए जब सुहानी स्ट्रेचर के पास पहुंची तो उसकी निगाह स्ट्रेचर पर लेटे शख्स पर गई। सुहानी उस शख्स का चेहरा देख एकदम स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि मान्या ही लेटी हुई थी। मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर बड़े अजीब तरह के काले नीले मार्क्स बने हुए थे। सुहानी अब एकदम से चिल्लाती हुई मान्या को पुकारने लगी, मान्या, मान्या, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? और ये तुम्हारे चेहरे पर ये अजीबोगरीब निशान कैसे बने हुए हैं? कुछ तो बोलो मान्या। अविनाश ने सुहानी को टोकते हुए जोर से कहा, सुहानी, इस तरह चीखने चिल्लाने से मान्या होश में नहीं आएगी। तुम्हें आज रात मान्या का ही ट्रीटमेंट करना है, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखो और जल्दी से वार्ड में चलो। रियान तब तक स्ट्रेचर को धकेलते हुए वार्ड के अंदर ले गया। सुहानी को अविनाश ने वार्ड के दरवाजे से अंदर भेजा और बोला, सुबह तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने पर मैं आ जाऊंगा। सुहानी जल्दी जल्दी वार्ड के अंदर पहुंची और फिर स्ट्रेचर की ओर जाने लगी। तभी रियान ने उसे रोकते हुए कहा, जस्ट मिनट, पहले मान्या को उस सामने वाले बेड में लिटाना है। फिर सुहानी के साथ मिलकर रियान ने मान्या को धीरे से स्ट्रेचर से उठाया और सामने वाले बेड पर लिटाने लगा। मान्या को बेड पर लिटाकर रियान ने बेड के किनारे लगे हुए सलाइन और ईसीजी मॉनिटर मान्या की बॉडी से अटैच किए। फिर सुहानी से बोला, मैं अभी आता हूं, तब तक तुम मान्या की हार्ट बीट और पल्स चेक करती रहो।
रियान वहां से फौरन चला गया। सुहानी बेड पर पड़ी हुई मान्या की धीमी होती हार्टबीट को देखती हुई सोच रही थी। अभी कल ही तो वो मान्या के साथ यहां हंसी खुशी इंटरव्यू दिलाने आई थी और एक ही दिन में ये मान्या की कितनी बुरी हालत हो गई है। ऐसा क्या हुआ होगा मान्या के साथ? और राजीव, वो कहाँ होगा? कहीं उसके साथ भी तो कुछ। सुहानी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक ही ईसीजी मॉनिटर पर खतरे का अलार्म सा बजने लगा। सुहानी ने चौंक कर देखा तो मान्या की हार्टबीट बेहद मंद हो गई थी। इतने में वार्ड का दरवाजा खुला और रियान लपकते हुए आया। उसने ईसीजी मॉनिटर का अलार्म सुना तो चिल्लाते हुए बोला, सुहानी, जल्दी से इलेक्ट्रिक शॉक की तैयारी करो। वहीं तुम्हारे साइड वाली टेबल के नीचे ही रखी है मशीन। सुहानी घबराते हुए जल्दी जल्दी टेबल के नीचे से मशीन निकालने लगी। अभी वो मशीन लेकर खड़ी हुई ही थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और वार्ड के अंदर आई रूही। रूही पर नजर पड़ते ही सुहानी हक्की बक्की हो गई। उसके हाथ से मशीन छूटकर नीचे जा गिरी। कल रात वाली बेजान बेसुध रूही आज ताजे खिले हुए फूल की तरह नजर आ रही थी। और सबसे हैरतअंगेज बात, रूही की वो कल सफेद पड़ी हुई आंखें आज बिल्कुल नॉर्मल आंखों की तरह ही लग रही थीं। तभी रियान जोर से चिल्लाया, सुहानी, जल्दी मशीन लेकर आओ। मान्या की सांसें बंद हो चुकी हैं। रियान की आवाज सुनते ही सुहानी एकदम हड़बड़ाते हुए नीचे झुकी और फर्श पर गिरी हुई मशीन को उठाकर तेजी से मान्या के बेड की ओर लपकी। रियान ने बिजली की तेजी से वो मशीन सुहानी से ली और फिर मान्या को हाई वोल्टेज शॉक देकर उसके हार्ट को फिर से धड़काने की कोशिश में जुट गया। सुहानी भी पसीना पसीना होती हुई मान्या को होश में लाने का प्रयास कर रही थी। जब रियान ने मान्या के सीने पर तीसरी बार शॉक दिया तो मान्या का हार्ट एक झटके से फिर धड़कने लगा, लेकिन हार्टबीट अब भी बेहद मंद थी। सुहानी ने टेबल के ऊपर रखी मेडिसिन पर नजर डाली और फिर एक इंजेक्शन लेकर उसे फौरन मान्या की बाह में इंजेक्ट कर दिया। फिर मान्या की कलाई थामकर उसकी नब्ज पर गौर करने लगी। इतने में रूही आगे बढ़कर आई और रियान से धीमे स्वर में बोली, 1 घंटे के बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। रियान ने गर्दन हिलाई और अपने पॉकेट से एक नोटपैड निकालकर उसमें कुछ देखने लगा। सुहानी ने एक बार मान्या की ईसीजी मॉनिटर पर नजर डाली, फिर उठकर रियान की तरफ आने लगी, पर अभी मुश्किल से 2-4 कदम ही चल पाई थी कि पीछे से उठती हुई एक भयंकर चीख ने उसके कदम रोक लिए। सुहानी ने हैरत से पलटकर देखा, वो भयंकर चीख मान्या के मुंह से निकल रही थी। सुहानी घबराकर फौरन मान्या के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी, क्या हुआ मान्या? कहीं दर्द हो रहा है क्या? बोलो ना, क्या तकलीफ हो रही है मान्या? मान्या एकदम से उठ बैठी और उसने अपने सलाइन लगे हुए हाथों से ही झपट्टा मारकर सुहानी की गर्दन पकड़ ली। सुहानी डर से चिल्लाई, ये क्या कर रही हो तुम? तभी रियान और रूही भी लपकते हुए वहां आ पहुंचे। रियान ने आगे बढ़कर मान्या के दोनों हाथों को जोर लगाकर सुहानी की गर्दन से अलग किया। फिर रूही ने मान्या के सिर को पीछे से पकड़ा और उसे जबरदस्ती वापस नीचे बेड पर लिटा दिया। मान्या जैसे ही नीचे लेटी वैसे ही रूही ने दौड़कर वार्ड में मौजूद कपबोर्ड खोला और उसमें से एक बड़े ही अजीब तरह का दिखने वाला खंजर निकालकर ले आया। उस खंजर में 2 नोक बनी हुई थी। रूही ने वो खंजर रियान को पकड़ा दिया और रियान बिना देरी किए वो खंजर बेड पर लेटी हुई मान्या के चेहरे के ऊपर गोल घेरा बनाते हुए चलाने लगा। रियान के ऐसे करते ही मान्या बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। उसके चेहरे पर कई काले नीले मार्क्स बन गए। मान्या दर्द से छटपटाते हुए बार बार अपने हाथ पैर पटक रही थी। मान्या की ऐसी हालत देख सुहानी का दिल दहल उठा। उसने रियान को लगभग झंझोड़ते हुए जोर से कहा, ये कैसा जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो तुम मान्या के साथ? क्या ये भूल गए हो कि मान्या तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बताती थी? रियान ने अपने एक हाथ से सुहानी को दूर करते हुए कहा, मुझे मेरा काम करने दो और खुद भी अपने काम पर ध्यान दो। 1-1 मिनट कीमती है इस वक्त। इतने में रूही लपकती हुई आई और कपबोर्ड खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को मान्या के बेड के पास ले जाकर खोल दिया। अगले ही पल
एक चमगादड़ बॉक्स से निकलकर मान्या की गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। सुहानी ये देख इतनी जोर से चिल्लाई कि चमगादड़ भी एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। तभी वार्ड का पिछला दरवाजा खुला और मिस्टर राणा वहां से अंदर आए। सुहानी ने पलटकर उनकी ओर देखा, फिर दौड़ती हुई उनके पास जाकर बोली, प्लीज मेरी फ्रेंड को बचा लीजिए, मान्या की जान खतरे में है, उसे अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्लीज रियान से कहिए कि उस डरावने से चमगादड़ को मान्या के ऊपर से उठा ले। मिस्टर राणा ने खामोशी से सुहानी की ओर देखा, फिर आगे बढ़कर कपबोर्ड खोला और जैसे ही उन्होंने कहा, कम सनोवी, कम फास्ट, अचानक ही कपबोर्ड में अटैच उस भयंकर औरत की मूर्ति हिल उठी और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से एक जिंदा औरत में बदल गई। उस भयंकर औरत ने कपबोर्ड से बाहर आते ही एक दिल दहला देने वाला अट्ठास लगाया और फिर अपने मोटे मोटे होंठों पर अपनी जुबान फेरती हुई वहशत भरे स्वर में बोली, ओह कितना इंतजार कराया, तड़प रही हूं मैं तो इस लड़की का ताजा जवान खून पीने के लिए। सुहानी का पूरा जिस्म जैसे जम कर रह गया। वो एक तक उस भयंकर औरत की ओर देखती ही रह गई। तभी रियान ने उस औरत को आवाज लगाई, सनोवी जल्दी से आओ, अब मान्या का खून पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सुहानी ये सुनते ही एकदम से चीख उठी, बंद करो अपना ये वहशीपन। रियान तुम तो मान्या के दोस्त हो ना, फिर कैसे उसके लिए इतना बुरा सोच सकते हो। रियान बड़ी ही मक्कारियत भरी हंसी हंसते हुए बोला, मैं किसी का दोस्त नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपने आप को चाहता हूं और अपने आप को सैकड़ों बरस तक यूं ही जवान और सजीला बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकता हूं। मिस्टर राणा ने सर्द लहजे में कहा, सनोवी तुम अब वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से खून पीना शुरू करो, नहीं तो इस लड़की का जिस्म ठंडा पड़ जाएगा। फिर सुहानी की ओर मुड़ते हुए बोले, सुनो लड़की, अब तुम खामोशी से एक ओर खड़ी रहो और तुम्हें बता दूं कि ये रूही जिसे तुम यूं सही सलामत खड़ी देख रही हो, उसे हमने ही नई जिंदगी दी है। हाँ, ये बात अलग है कि रूही की आंखों को फिर से ठीक करने के लिए हमें उसे मान्या की आंखें लगानी पड़ी। सुहानी चिल्लाई, लेकिन रूही यहां कैसे? क्या वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई है? रूही ने अब सामने आते हुए ठंडे स्वर में कहा, कॉलेज से डिग्री मिलने के बाद मैं और राजीव एंगेजमेंट करके मुंबई जाने वाले थे, पर तभी जाने के 2 दिन पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में राजीव और मैं बुरी तरह घायल हो गए। राजीव को तो ब्रेन हेमरेज होने लगा था और मेरी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और साथ ही गाड़ी में आग लगने से मेरी आंखें भी जल गई थीं। पर हमारी किस्मत अच्छी थी, रोड एक्सीडेंट इस कॉलेज के नजदीक ही हुआ था। राजीव की तो यहां पहुंचते तक डेथ भी हो गई, लेकिन मिस्टर राणा ने हार नहीं मानी। मरने के पूरे 5 दिन बाद आखिर राजीव को नई जिंदगी की सौगात मिल ही गई। सुहानी हैरानी और भय से चीखते हुए बोली, ये क्या कह रही हो तुम रूही? राजीव तो यहां इंटरव्यू दिलाने आया था। रियान कहकहे लगाते हुए बोला, इंटरव्यू? हाँ, राजीव को अब न तो किसी नौकरी की जरूरत रही और न ही उसे कोई इंटरव्यू दिलाने की जरूरत है। वो तो अब एक शानदार जीवन जी रहा है, जब जहां मन होता है वहां फौरन पहुंच जाता है। सुहानी हतप्रभ सी उसे देखने लगी। तभी रियान ने उससे आगे कहा, याद है तुम्हारे रूम में एक चमगादड़ उड़ते हुए चला आया था? वो कोई और नहीं बल्कि राजीव ही था। जब उसका मन करता है वो चमगादड़ बनकर निकल पड़ता है खून पीने के लिए। रूही बोली, पर तुमने उस पर ब्लैंकेट फेंककर उसका पंख तोड़ दिया था। बेचारे को पूरी रात अपने टूटे हुए हाथ के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ा था। रियान हंसते हुए कहने लगा, पर मानना पड़ेगा हमें कि राजीव ने हमें अपनी क्लासमेट मान्या के बारे में बताकर बड़ा अच्छा किया। हमें जैसी लड़की चाहिए थी अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए, वैसी ही लड़की बड़ी आसानी से मिल गई। बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसे मैंने फेसबुक पर और जल्दी ही वो मेरे जादू में फंस गई। मिस्टर राणा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, रियली? मान्या तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम की लड़की साबित हुई। मान्या के ताजे तरीन खून से रूही को नई जिंदगी मिल गई और साथ ही रूही की आंखों को नई रोशनी भी मिल गई। सुहानी की आंखें जैसे पत्थर की बन गई थी।
वो स्तब्ध हो मिस्टर राणा की ओर देखने लगी। इतने में मिस्टर राणा ने आगे कहा, अभी से इतना हैरान हो गई तुम? अभी तो तुम्हें सनोवी के बारे में पता ही नहीं है और न ही तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो। तुम मुझे अपने कॉलेज के लिए बहुत काबिल लगी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम अपनी ताउम्र यहीं हमारे साथ रहकर हमारे नए नए एक्सपेरिमेंट में हमारी हेल्प करोगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। फिर मिस्टर राणा ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, दरअसल जब 1950 में लंदन से डॉक्टर की डिग्री लेकर अपने घर लौटा तो यूं ही घूमने फिरने के लिए कसौली चला आया। एक शाम जब मैं घूम फिर कर वापस लौट रहा था तो अचानक ही सड़क से जा रही एक तेज रफ्तार मिलिट्री गाड़ी ने मुझे ठोकर मार दी। मैं बेहोश होकर नीचे घाटी में जा गिरा। फिर जब होश आया तो देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में बेड पर लेटा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। इतने में एक कटोरे में पानी लेकर सनोवी अंदर आई। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और कटोरे का पानी पिला दिया। पानी पीते ही मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। लगा कि मैं पहले से भी ज्यादा फिट हो गया हूं। हैरानी से मैंने सनोवी से पूछताछ की तो सनोवी ने मुझसे कहा कि अगर मैं सचमुच इस बारे में जानना चाहता हूं तो आज आधी रात को उसके साथ बाहर चलूं। मैं फौरन तैयार हो गया और फिर जब आधी रात को सनोवी के साथ बाहर निकला तो वो मुझे एकदम सुनसान जंगल में ले गई। मैं डर तो रहा था पर अंदर से बहुत रोमांचित भी हो रहा था। एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंचकर सनोवी रुक गई। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और फिर देखते ही देखते उसके हाथ लंबे होकर पेड़ तक जा पहुंचे। मैं घबराया हुआ सब देखते रहा। अगले ही पल सनोवी ने पेड़ से एक बड़ा सा उल्लू पकड़कर मुझे थमा दिया, फिर मुझे लेकर वापस आ गई। घर लौटकर सनोवी ने वो उल्लू एक बड़ी सी टोकरी में रखा, फिर अजीबोगरीब से मंत्र पढ़ने लगी। मैं हैरानी से ये सब देख रहा था। तभी सनोवी बोली, उसकी उम्र 200 साल की है और उसे आगे इसी तरह जीने के लिए हर महीने किसी एक जवान लड़की का खून पीना जरूरी है। फिर सनोवी ने मुझे ऑफर दिया कि यदि मैं उसके साथ मिल जाऊं तो वो मुझे भी सब सिखा देगी और फिर मैं भी सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकूंगा। मैं फौरन मान गया। आखिर लंबी उम्र कौन नहीं जीना चाहता। मैंने उस दिन के बाद से फिर कभी अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने समझा कि रोड एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई। फिर मैंने कई दिनों तक सनोवी के साथ रहकर उसकी बताई सारी बातों को ध्यान से सुना और सीख लिया। सनोवी के घर की जगह पर ही मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया और फिर धीरे धीरे उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में उसे डेवलप करता गया। सनोवी के पास कई थैलियों में भर के सोना था जो उसने मुझे इस शर्त के साथ दिया कि मैं उसके खून पीने के लिए जवान लड़कियों का प्रबंध करता ही रहूंगा। सनोवी के साथ मिलकर मैं उल्लुओं और चमगादड़ों पर दिन रात अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहता। एक दिन अचानक ही एक उल्लू ने झपट्टा मारकर सनोवी की आंखों को बुरी तरह घायल कर दिया। मैंने जी तोड़ कोशिश करके सनोवी की आंखों की जगह पर उस उल्लू की आंखों को निकाल कर लगा दिया। अब मुझे अपने काम और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत महसूस होने लगी। मैंने हॉस्पिटल में काम करने के बहाने से ही पहले क्रिस्टीना को बुलाया और फिर बाद में अविनाश और रियान को इसी तरह जॉब ऑफर करके बुला लिया। इस हॉस्पिटल के लिए जो भी गार्ड या मेड काम पर रखे जाते उन्हें सनोवी के गले की माला का एक मोती पहना दिया जाता और फिर वो हमारे जर खरीद गुलाम बनकर रह जाते। रियान एक बेहद बदशक्ल लड़का था, लेकिन हमारी वजह से ही वो एक बेहद सजीला जवान बन गया। फिर एक दिन राजीव और रूही हमें मिल गए तो हमारे एक्सपेरिमेंट को नई ऊंचाई मिल गई। राजीव वो पहला शख्स था जिसे हमने चमगादड़ के रूप में बदल दिया और रूही तो लगभग मर ही चुकी थी, पर उसको भी हमने नई जिंदगी और नई आंखें दे दी। अब मान्या के साथ हम एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके शरीर से एक एक बूंद खून की निकाल लें और फिर से उसकी नसों में मेरे द्वारा बनाया गया एक नया केमिकल भर दें। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग सफल हो गया तो मान्या के शरीर में असीम ताकत भर जाएगी। फिर हम उसकी हेल्प से कई दूसरे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे।
मान्या की आंखों में भी हमने उल्लू की आंखें लगा दी हैं। अब इंतजार है तो बस इस बात का कि सनोवी इसका पूरा खून चूस ले और फिर मैं इसकी नसों में केमिकल भर दूंगा, रियान ने सर्द लहजे में कहा। मान्या की आंखों के लिए ही तो मैंने उसे खास तौर पर यहां इस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ, पर वो तुम्हें भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देगी। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जब तुम्हारा रिज्यूम मिला तो मिस्टर राणा ने तुम्हें भी बुलाने के लिए हामी भर दी। रियान एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। मिस्टर राणा ये सुनते ही कहने लगे, सुहानी को तो यहां बुलाना ही था। आखिर हमें एक डॉक्टर तो चाहिए ही ना, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करे। तभी रियान ने जोर से कहा, ओह गॉड, मान्या का खून अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह सुनते ही सुहानी ने चौंक कर मान्या के बेड की ओर देखा, जहां से सनोवी अपने मोटे मोटे होंठों को पोंछती हुई आ रही थी। उसके भयंकर चेहरे पर एकदम लाली सी छा गई थी। उसने खुशी से झूमते हुए कहे लगाए और फिर कपबोर्ड की ओर चल दी, जो दरअसल उसका आरामगाह था। सुहानी ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि दरअसल इस कपबोर्ड की शेप बिल्कुल किसी ताबूत की ही तरह थी। सुहानी को अचानक अपनी आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। इतनी अनहोनी और भयानक बातें सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह से उड़ चुका था। आखिर वो वहीं अपने होश खोकर गिर पड़ी। बेसुध पड़ी सुहानी की पलकें जब धीरे धीरे खुली तो कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। कुछ पलों के लिए तो सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो यूं ही अंधेरे में पड़ी रही। फिर अचानक ही उसके दिमाग में वार्ड में घटी घटनाओं और बातों की याद ताज़ा हो आई। अपनी आंखों से उसने ऐसे ऐसे भयंकर मंजर देखे थे कि उसकी रूह तक कांप उठी थी। उन घटनाओं की याद आते ही सुहानी का रोम रोम थर्रा उठा। वो अंधेरे में ही हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने टटोलते हुए किसी तरह से स्विच बोर्ड खोजने की कोशिश की और फिर जैसे ही उसने स्विच तलाश करके लाइट ऑन की, उसके मुंह से जोरदार चीखा निकली। सुहानी ने देखा कि वो एकदम ही छोटे से संकरे कमरे में खड़ी थी और उसके बिल्कुल पास में ही एक बड़ी सी टोकरी में वही अंधा उल्लू बैठा हुआ बड़े अजीब तरीके से अपना गोल सिर हिला रहा था। सुहानी डर से पीछे हटी, पर वहां तो और पीछे हटने की जगह भी नहीं थी। तभी उल्लू टोकरी से कूदकर बाहर निकल आया और टू हू करता हुआ सुहानी के करीब आने लगा। सुहानी डर से जोर जोर से चिल्लाती हुई अपने पैरों में पहने सैंडल्स से उस उल्लू को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। इतने में उस कमरे का दरवाजा खुला और बाहर दरवाजे पर खड़े अविनाश ने अंदर झांकते हुए कहा, उल्लू से तुम्हारी दोस्ती हुई या नहीं? सनोवी का बहुत प्यारा उल्लू है ये। सुहानी ने अविनाश को देखते ही गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की, मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज, मैं यहां इस उल्लू के साथ कैद नहीं रह सकती। अविनाश के पीछे खड़े रियान ने अब थोड़ा सामने आकर ठहरे स्वर में पूछा, होश ठिकाने आ गए हैं ना कि अब भी तुम्हें इस कॉलेज से बाहर जाना है? तब तक उल्लू सुहानी के बिल्कुल करीब आकर उसके पैरों पर चढ़ने लगा। सुहानी अब जोर जोर से चीखते हुए बोली, प्लीज मुझे यहां से इसी वक्त बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी। सुहानी की ये बातें सुनकर अविनाश ने उस उल्लू को एक हाथ से पकड़कर उठाया और फिर उस टोकरी में वापस रख दिया। उसके बाद सुहानी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल लिया। सुहानी उस छोटे से कमरे से बाहर निकली तो वहीं बाहर फर्श पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जब उसकी उखड़ी हुई सांसें थोड़ी सामान्य हुई तो वो उठकर खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी। ये जगह अजीब सी लग रही थी। फर्श और दीवार सब लकड़ी के बने हुए थे और हर कदम पर अजीबोगरीब से चित्र बने हुए थे। सुहानी को यूं हैरान देख अविनाश बोला, इस तरह से क्या देख रही हो? ये जगह तो इस कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। यहां सनोवी नए नए मंत्र सिद्ध करती रहती है। रियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम्हारे लिए 3rd फ्लोर में एक शानदार रूम रेडी कर दिया गया है। तभी क्रिस्टीना मैम वहां पर आई और सुहानी से बोली, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी, ये बहुत खुशी की बात है। बस एक काम करना, तुम्हारे कांटेक्ट में जो भी यंग लड़कियां हैं उन सब के मोबाइल नंबर और प्रोफाइल रियान को शेयर कर देना, ओके? रियान हंसते हुए बोला, हाँ
ये काम तो आज ही कर देना। आखिर हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और सनोवी के लिए नई नई यंग लड़कियों की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। तुम मुझे उन लड़कियों के मोबाइल नंबर और प्रोफाइल बता देना और मैं उनमें से लड़की चूज करके उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा। सुहानी ने खामोशी से सिर हिलाया और भावहीन नजरों से रियान को देखने लगी। क्रिस्टीना मैम ने सुहानी को अपने साथ चलने के लिए कहा और फिर सब के सब वहां से लिफ्ट की ओर चल पड़े। लिफ्ट से 3rd फ्लोर में पहुंचते ही अविनाश ने सुहानी को अपने साथ चलने का इशारा किया। सुहानी बिना कुछ कहे किसी रोबोट की तरह अविनाश के पीछे पीछे चल दी और दूसरे लोग लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़ गए। एक रूम के बाहर रुकते हुए अविनाश बोला, आज से ये रूम तुम्हारा है। यहां हर तरह की सुविधा है सिवाय मोबाइल के। अविनाश ने दरवाजा खोला और सुहानी को अंदर जाने के लिए कहते हुए एक बार फिर से समझाने लगा, सुहानी, चालाकी बिल्कुल भी मत दिखाना। यहां की लोबी में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। अब तुम आराम करो। सारी रात तुम बेहोशी के आलम में उस नीचे वाले कमरे में बंद थी। मैं अब शाम को लौटूंगा। सुहानी ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या अभी दिन है? अविनाश ने गर्दन हिलाई। बिल्कुल, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। वो एक्चुअली यहां लोबी एकदम पैक हैं, इसलिए सूरज की रोशनी नहीं आती और सनोवी का भी आदेश है कि सूरज की रोशनी को इस बिल्डिंग के अंदर न आने दिया जाए। सुहानी ने बिना कुछ कहे फिर सिर हल्के से हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर वो सीधे बेड पर जा लेटी। कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ तो वो उठकर कमरे की खिड़कियों को खोलकर देखने लगी। उसने देखा कि खिड़की में मजबूत ग्रिल्स लगी हुई हैं। सुहानी निराश होकर सोचने लगी, अब क्या करे वो? कैसे इस खतरनाक कैद से आजाद हो? कैसे अपने मम्मी पापा के पास फिर से जा पहुंचे? सुहानी ने पूरा जोर लगाकर खिड़की की ग्रिल्स पकड़कर खींची, लेकिन ग्रिल्स बेअसर रहीं। सुहानी का दिल रो उठा। वो अपनी बाकी की जिंदगी यहां बिताने के ख्याल से ही कांपने लगी। तभी दरवाजे पर लगी डोरबेल बज उठी। सुहानी ने दरवाजा खोला तो सामने मेड खड़ी हुई थी जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। मेड अंदर आकर टेबल पर ब्रेकफास्ट की ट्रे रखने लगी, फिर केटली में से मग में दूध डालकर कॉफी बनाने लगी। अचानक ही सुहानी को मिस्टर राणा की कही हुई बात याद आ गई कि वो अपने यहां काम करने वाले गार्ड और मेड के गले में सनोवी के काले मोती डालकर माला पहना देते हैं और जिसकी वजह से मेड और गार्ड्स उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। सुहानी के दिमाग में जैसे एकदम बिजली सी चमक उठी। वो फौरन उस मेड के पीछे दबे पांव पहुंची और अपने बालों में लगा हेयर क्लिप निकालकर उसने मेड के गले में पड़ी माला में अटकाया और पूरी ताकत से झटका दिया। अगले ही पल मेड के गले में पड़ी हुई माला टूटकर नीचे जा गिरी। माला के नीचे गिरते ही मेड ऐसे उछल पड़ी जैसे उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। फिर वो पलटकर सुहानी को खोई खोई नजरों से देखती हुई बोली, कौन हो तुम? मैं यहां कैसे आ गई? सुहानी पलक झपकते ही समझ गई कि माला टूटते ही सनोवी का काला जादू उस मेड पर से उतर गया है। सुहानी ने जल्दी से मेड का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाया, फिर एक ग्लास पानी उसे पीने के लिए दिया। मेड के बिल्कुल करीब बैठकर सुहानी धीमे से बोली, तुम और मैं दोनों ही बहुत खतरनाक जगह में आ फंसे हैं। यहां से बाहर निकलने में तुम प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो हम पूरी उम्र यहां से नहीं निकल सकेंगे। मेड हैरानी से उसे देखती रही। सुहानी ने जल्दी जल्दी मेड को समझाया, अभी जब तुम यहां से निकलोगी तो अपने गले में साड़ी का पल्ला लपेटकर निकलना। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारे गले में माला नहीं है। फिर तुम यहां से बाहर जाकर जरा ध्यान से एक एक जगह और लोगों को देखना और हो सके तो एक साड़ी अपने साथ लेकर आना और मुझे सारा हाल सुनाना। अब यहां से निकलना सिर्फ तुम पर निर्भर करेगा और एक बात का खास ख्याल रखना, किसी को भी तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। मेड के चेहरे पर डर और घबराहट झलकने लगे। उसने रोते हुए सुहानी के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं अभी नीचे जाऊंगी तो सब और देखती हुई जाऊंगी और लंच लेकर आऊंगी, तब अपने साथ छुपा के एक साड़ी लेती आऊंगी। सुहानी ने उसे हिम्मत बंधाई, तुम बस घबराना मत। इस कमरे से निकलकर सीधे लोभी में बनी लिफ्ट की ओर चले जाना। फिर ये देखना
कि ये लिफ्ट तुम्हें नीचे किस फ्लोर पर पहुंचाती है, और साथ ही ये भी ध्यान देना कि वहां पर कितने लोग रहते हैं। फिर लंच लेकर तुम यहां वापस चले आना, ओके? मेड ने सिर हिलाया और फिर अपनी साड़ी का पल्ला उसने गर्दन पर लपेटा और कमरे से बाहर निकल गई। मेड के जाते ही सुहानी धड़कते दिल से प्रार्थना करने लगी कि मेड सही सलामत उसके बताए निर्देशों को पूरा करके वापस आ जाए। एक एक पल जैसे एक एक युग के समान बीत रहा था। आखिर सुहानी के कमरे का दरवाजा खुला और मेड वापस कमरे में चली आई। मेड के हाथों में ट्रॉली थी जिस पर लंच और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे। उसने कमरे में आते ही जल्दी से दरवाजा बंद किया और घबराहट भरे स्वर में बोली, वो मैं जब लिफ्ट से नीचे गई तो वहां सिर्फ एक गार्ड ही था। वो मुझे लेकर नीचे वाले फ्लोर में ले गया। वहां एक बड़ा सा किचन था जहां एक कुक खाना बनाने में लगा हुआ था। किचन के साथ ही लगा हुआ एक बड़ा सा आंगन है जहां बर्तन धोए जाते हैं। बाकी हमें कुक और एक गार्ड के सिवाय और कोई नजर नहीं आया। सुहानी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने कुछ देर आंखें बंद करके मेड की कही हुई बातों पर गौर किया। वो सोचने लगी, लगता है कि अविनाश, रियान, क्रिस्टीना और मिस्टर राणा सब ऊपर के फ्लोर या फिर किसी वार्ड में कोई एक्सपेरिमेंट करने में लगे होंगे। फिर सुहानी ने मन ही मन एक प्लान डिसाइड कर लिया। तभी मेड ने जल्दी से ट्राली के नीचे से छुपा कर रखी हुई साड़ी निकालकर सुहानी को पकड़ा दी। सुहानी ने साड़ी लेते हुए कहा, मैं अभी ये साड़ी अपने ड्रेस के ऊपर पहन लेती हूं। साड़ी पहनकर सुहानी ने साड़ी के आंचल को ठीक से अपने सिर के ऊपर लपेटा और फिर मेड से बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये ट्राली लेकर वापस लिफ्ट से नीचे जाती हूं। जब लिफ्ट में वो गार्ड मुझे लेकर जाएगा तुम उसी समय सीढ़ी से नीचे उतरकर चली आना, ओके? और हां, तुम पूरे समय किसी न किसी बहाने से किचन से दूर ही बनी रहना, समझ गई? मेड ने सिर हिलाया और सहमे स्वर में बोली, कहीं किसी को शक हो गया तो? सुहानी ने उसे हिम्मत बंधाई, डरो मत, तुम बस मेरे से कुछ देर बाद निकलना और सीधे सीढ़ी से नीचे उतर जाना। सुहानी ने मेड को समझाया। फिर ट्राली पकड़े हुए वो बिजली की रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी ने कमरे से बाहर निकलते ही अपनी साड़ी का आंचल इस तरह से चेहरे पर ले लिया कि सामने वाला उसका चेहरा देख न सके। लिफ्ट के पास पहुंचते ही गार्ड ने उसे लिफ्ट के अंदर जाने का संकेत किया और फिर खुद भी लिफ्ट में आकर उसने जी बटन दबा दिया। लिफ्ट कुछ ही देर में ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। सुहानी लिफ्ट से बाहर निकली तो कुछ दूरी पर एक गार्ड और खड़ा था। सुहानी जल्दी जल्दी चलती हुई सामने की ओर बढ़ गई और किचन में जा पहुंची। एक कुक वहां सब्जियां काटने में लगा हुआ था। उसने सुहानी को आता देख बिना सिर उठाए हुए कहा, झूठे बर्तन ले जाकर बाहर डिश वॉशर में डाल दो और फिर वॉशिंग मशीन में पड़े हुए कपड़े धो लो। सुहानी ने ट्राली से बर्तन उठाए और फटाफट किचन से लगे हुए स्पेस की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि इस पोर्शन में कहीं भी बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं बना था। वॉशिंग मशीन के पास एक बड़ी सी नाली बनी थी जो बारीक जाली से ढंकी हुई थी। इस नाली से सारा वेस्ट वाटर इस बिल्डिंग से बाहर चला जाता था। सुहानी का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही सीसीटीवी में किसी का ध्यान जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि एक नहीं बल्कि 2 बार मेड सुहानी के रूम से निकली है। सुहानी के पास वक्त बहुत ही कम था। उसने फौरन वॉशिंग मशीन ऑन की और डिश वॉशर में रखे हुए एक नुकीले चम्मच को उठाकर नाली के ऊपर लगी हुई जाली को कट करने में लग गई। सुहानी ने इतनी सावधानी जरूर रखी कि उसने नाली के ठीक पास में ही वॉशिंग मशीन और बाल्टी रख दी, जिससे किसी को ये न दिखाई पड़े कि वो क्या कर रही है। जैसे ही बारीक जाली थोड़ी सी कटी कि सुहानी अपने हाथों का जोर लगाकर वो जाली हटाने में जुट गई। जल्दी ही सुहानी ने जाली को इतना हटा दिया कि वो उस नाली में अंदर चली जाए। एक पल के लिए सुहानी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर उस नाली में किसी तरह से उतरकर गंदे पानी के साथ साथ आगे की ओर बहने लगी। नाली का पानी बेहद गंदा और बदबूदार था और साथ ही नाली की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भी सुहानी किसी तरह से अपना सिर ऊपर रखने की कोशिश करते हुए और मुंह बंद रखकर आगे बढ़ती जा रही थी।
उसके सिर, हाथ, पैर और कपड़े सब गंदे पानी से लथपथ हो चुके थे, पर जिंदगी की तमन्ना और अपने मम्मी पापा से मिलने की चाह ने सुहानी को आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी। करीब 10 मिनट तक बहते रहने के बाद अचानक ही सुहानी को एक तेज शोर जैसा सुनाई दिया। उसने गंदे पानी से सिर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुछ ही दूरी पर यह नाली का पानी नीचे एक बड़े से नाले में गिर रहा था। सुहानी कुछ सोचती समझती कि इसके पहले ही वो आकर सीधे उस बड़े से गंदे नाले में आ गिरी। नाले में गिरते ही सुहानी पहले तो सीधे अंदर गहराई में चली गई, फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपना पूरा दम लगाया और नाले की सतह पर आ गई। सतह पर आते ही सुहानी तेजी से उस गंदे पानी में तैरती हुई एक किनारे पर आ गई। फिर नाले से बाहर निकलकर उसने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। एकदम सुनसान सा इलाका था। सुहानी बेदम दौड़ने लगी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। वो बस भागती ही चली जा रही थी। बिना पल भर भी रुके वो करीब 15 मिनट तक भागती ही रही। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। सुहानी दौड़कर उस गाड़ी के बिल्कुल सामने आ पहुंची और उसे हाथ दिखाकर रोकने लगी। सुहानी की सांसें फूल रही थीं। उसका दिल इंजन की तरह धड़क रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। हांफते हुए उसने गाड़ी के बोनट पर अपने दोनों हाथ टिका दिए। गाड़ी में बैठा ड्राइवर खिड़की से सिर निकालकर गुस्से से चिल्लाता हुआ सुहानी को हटने के लिए कहने लगा, पर सुहानी नहीं हटी और उसने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए कहा, पुलिस, पुलिस के पास। ड्राइवर ने कुछ पल सोचा, फिर सुहानी की ऐसी हालत देखकर शायद उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाज हो गया। उसने सुहानी को सहारा देकर पिछली सीट पर बिठाया और फिर गाड़ी फुल स्पीड से पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा दी। सुहानी ने पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पानी मांगा और फिर पानी पीकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। पुलिस इंचार्ज ने पहले सुहानी को थाने के वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धोने और कपड़े साफ करके आने के लिए कहा। जब कुछ देर बाद सुहानी वॉशरूम से बाहर निकली तो वहीं हांफती हुई नीचे जमीन पर बैठ गई। पुलिस वाले सुहानी को हैरत से देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन हो तुम? क्या किसी नाले में गिर पड़ी थी? सुहानी ने जब रोते हुए बताया कि वो एक डॉक्टर है तो पुलिस वाले शॉक्ड रह गए। फिर सुहानी ने धीरे धीरे वो सारी दास्तां कह सुनाई कि किस तरह से वो एक मौत के चक्रव्यूह में जा फंसी थी। पुलिस इंचार्ज ने हैरानी से सुहानी की ओर देखा। सुहानी बोली, आप मुझे पागल समझ रहे हैं ना? पर यह सब सच है। उस मेडिकल कॉलेज में इंसान नहीं शैतान बसते हैं। आप इसी वक्त चलिए मेरे साथ, पर पूरी हथियारबंद फोर्स लेकर चलिए। वहां खतरनाक लोग रहते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इंचार्ज ने फौरन इस बारे में अपने सीनियर्स को खबर की और उनसे गाइडेंस मांगा। इस तरह का खतरनाक और हैरतअंगेज मामला कभी भी पुलिस के सामने नहीं आया था। 10 मिनट के अंदर ही पुलिस बल की टुकड़ी के साथ सुहानी उस कॉलेज के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस फोर्स वहां कॉलेज के गेट पर पहुंची तो गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्त में ले लिया और अंदर की ओर तेजी से चारों तरफ फैल गई। स्टेप बाय स्टेप पुलिस आगे बढ़ रही थी। पहले ऑफिस में मौजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर वहीं मौजूद क्रिस्टीना मैम के असिस्टेंट को अरेस्ट किया और उसे ही आगे रखकर कमांडोज ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। सुहानी भी उनके ही साथ थी। जब सुहानी और कमांडोज ऊपर फ्लोर के वार्ड में पहुंचे तो सुहानी ये देखकर हैरत में पड़ गई कि वहां एकदम सन्नाटा सा पसरा था। शायद मिस्टर राणा और अविनाश को सुहानी के भागने का पता चल चुका था और वे सब मिलकर ऊपर कहीं कोई प्लानिंग करने में बिजी थे। लेकिन जल्दी ही उन्हें मान्या की पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी बॉडी मिल गई। सुहानी एकदम सदमे में आ गई। फिर अचानक ही सुहानी की नजर उस वार्ड में रखे हुए कपबोर्ड पर गई जिसमें सनोवी थी। सुहानी के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने संभलते हुए एक पुलिसकर्मी से लाइटर मांगा। सुहानी ने वार्ड में रखी हुई सनोवी के कपबोर्ड को बाहर से अच्छी तरह बंद किया। फिर वहीं एक टेबल पर रखा हुआ केमिकल उठाकर उस कपबोर्ड पर ऊपर से नीचे तक छिड़का और फिर लाइटर से आग लगा दी। पुलिस फोर्स हैरत में डूबा हुआ पीछे की ओर हट गया। एक धमाके के साथ कपबोर्ड में आग धू धू करके जलने लगी।
जैसे ही कपबोर्ड ने आग पकड़ी, उसके अंदर से भयंकर चीख चिल्लाहट और गुर्राने की आवाजें आने लगी। वहां खड़े पुलिसकर्मियों और कमांडोज के दिल भी कांप उठे। तभी ऊपर वाले फ्लोर से गिरते पड़ते हुए मिस्टर राणा आते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा एकदम भयानक और बदशक्ल दिख रहा था। वो खून टपकाती आंखों से सुहानी को देखते हुए अजीबोगरीब सी आवाज में बोले, तुमने ये क्या कर दिया? सनोवी और उसके ताबूत को ही जला डाला। उसके गले में पड़ी माला और सनोवी का काला जादू ही तो हम सबको अब तक जिंदा रखे हुए था। मिस्टर राणा को एक पुलिसकर्मी ने अरेस्ट करने की कोशिश की, पर वो तो पारे की तरह ही पिघलकर हवा में घुल गए। सब पुलिसकर्मियों की आंखें फटी फटी की रह गईं। तब तक ऊपर के सारे फ्लोर से तलाशी लेकर पुलिसकर्मियों की एक टीम नीचे आ गई। ऊपर उन्हें कई उल्लू, चमगादड़ और कुछ सांप रेंगते हुए मिले, पर साथ ही क्रिस्टीना मैम, रियान, अविनाश, रूही और राजीव की गली हुई लाश भी उन्हें ऊपर मिली। सनोवी के जलते ही सबके सब एक ही पल में मानो पिघल गए थे। पुलिसकर्मियों ने पूरे इंस्टीट्यूट की तलाशी ली। गार्ड, कुक और मेड के गले में पड़ी हुई माला तो पहले ही टूट गई थी। शायद सनोवी के जलते ही उसका जादू खत्म हो गया था। उस इंस्टीट्यूट में पेशेंट के नाम पर सिर्फ निरीह मासूम लोगों पर नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। फिर पुलिस ने उस पूरे कॉलेज को खाली करके उसकी बिल्डिंग को बम लगाकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अपना मिशन कंप्लीट करके जब पुलिस और सुहानी वहां से रवाना हुए तो रात हो चली थी। वातावरण में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर कहीं पर एक उल्लू जोर जोर से टू हू की ध्वनि कर रहा था। सुहानी पुलिस गाड़ी में बैठी हुई एक पुलिसकर्मी के मोबाइल से अपने मम्मी पापा को कॉल लगाने लगी। आखिर उन्हें भी तो बताना था कि उनकी बेटी वापस उनके पास सही सलामत आ रही है। तभी पुलिस ऑफिसर ने सुहानी और दूसरे पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी। इस घटना के बारे में कभी भी आम लोगों और न्यूज़पेपर वालों तक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बेवजह ही लोगों में अंधविश्वास और डर फैलेगा। सुहाना ने हामी भर दी। वो तो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस खतरनाक जानलेवा जाल से वो बचकर बाहर आ चुकी है। तो साथियों, आज की स्टोरी यहीं पर पूरी होती है और मैं जानता हूं कि सुहानी की जो आपबीती है वो वाकई में बहुत भयानक थी। उसने बहुत ही अरमानों से डॉक्टर बनने का सपना देखा और इसमें वो सक्सेस भी हो पाई। लेकिन जैसे हर इंसान अपनी पहले दिन जॉब की पोस्टिंग पाता है तो वो बड़ा खुश होता है। उसके माँ बाप के लिए वो गौरवान्वित करने वाला पल होता है। लेकिन सुहानी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उसके साथ वो उल्टा हो गया था। वो खुद तो उस जाल में फंसी चुकी थी, बल्कि उसके माँ बाप भी बहुत ही जल्द उस जाल में फंसने वाले थे। वो तो भगवान ने कहीं ना कहीं उसकी सुन ली और उसको उस जगह से निकलने का मौका मिला। हाँ, मैं जानता हूं कि इस स्टोरी में आपको कुछ बातें ऐसी लग सकती है जो शायद ज्यादा बिलीव करने वाली ना हो और आपको लगे कि बात को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो हाँ, हम थोड़ी बहुत ऐसी कोशिश करते हैं ताकि आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि पूरी स्टोरी हम झूठ ही कह रहे हैं। कुछ बातें सच्ची भी होती हैं और उन सच्ची बातों को जानकर, उस हादसे को सुनकर ही हम पूरी स्टोरी को तैयार करते हैं। तो जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा था, ऐसा एक्चुअल में एक शैतानिक हॉस्पिटल था और सुहानी के साथ यह भयानक आपबीती भी हुई थी। अच्छा, स्टोरी में सबसे ज्यादा डर कहां पर लगा और अगर आप सुहानी की जगह पर होते तो आप क्या करते? इस सवाल का जवाब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करता, लेकिन आप बताइए कि आप उसकी जगह पर होते हैं तो क्या करते? आपके जवाब का इंतजार जरूर करूंगा। और हाँ, जिन साथियों ने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने जवाब हमें लिखे हैं वो है श्याम बाबू नेपाल काठमांडू, सुनीता अधिकारी काठमांडू, अविनाश मुंबई, राजू कोरी, करण चौहान निगशान, सफईउल्लाह मुंबई, नीरज वाघेला गुजरात, सपना शर्मा फरीदाबाद, गीता शर्मा अमृतसर, मनोहर छत्तीसगढ़। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलता हूं आपसे अगले स्टोरी पर।